तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आज बायोलॉजी की इस लेक्चर्स में। आप आपने जो तो पढ़ा है उसको आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा और आपको एक शिकायत होगी, सर लेक्चर्स बहुत लेट आए। हाँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा है इशू, डेटा प्रॉब्लम था, वाईफाई आप लोग का हम लोग सिस्टम नहीं चल रहा था, तो ऑफलाइन भी क्लासेस बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ और ऑनलाइन तो वो क्या कहें, अभी तक मैं आपको कहाँ तक ले चला गया होता। आपको बहुत सारे अभी तक सारे विषय में लगभग आपको लेक्चर्स मिल गए होते, लेकिन सभी विषय के लिए क्लास 12th के लिए भी 9th 10th सबके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये टेक्निकल इसमें तो हम लोग के हाथ में नहीं होता है। बाकी अपनी तरफ से मैं काम किया हूँ, आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से लेक्चर्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर जो पढ़े हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो यानी जैव प्रक्रम हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने आपसे कुछ होमवर्क्स दिए थे कि आप यहाँ से करके आइएगा, याद करके आइएगा, इसको रिविज़न करके आइएगा और रटना नहीं है, सिर्फ आप उसको पढ़ के आइएगा। और आप प्यारे बच्चे हो तो बिल्कुल आप पढ़ के आए होंगे, आपसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ सर, क्योंकि देखो उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, आप पे मैं भरोसा कर लूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो शायद हम लेक्चर 3 पढ़ लिए हैं क्या? बायोलॉजी में कितने लेक्चर हुए हैं अभी तक? कितने लेक्चर हुए हैं कोई बता सकता है? चलो लेक्चर तो मैं बाद में देख लूँगा प्ले लिस्ट में जाके, फिर वहाँ से अपलोड कर दूँगा लेक्चर जो भी होगा। ये नया लेक्चर है तो नया ही लेक्चर कहेंगे, आज का लेक्चर है तो आज का लेक्चर है शुरू। तो एक बार जल्दी से एक बार हम फटाफट से अपने नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। आपके नोट्स देखना 100% काम आएंगे आपके। अभी आपका जो एग्ज़ाम बीता है आप देख लेना, मेरे बच्चों का जो नंबर था वो बच्चों ने 90 तक 91 तक भी साइंस में नंबर लाए हैं, तो तुम 90 ही मानो, 90 नंबर लाए हैं, तुम देखना 95 से ऊपर जाओगे। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो तुम 100 कर सकते हो। इतना अच्छा कंटेंट अपने पास अवेलेबल है। तो एक बार मैं फट से पहले आपको सारी बातें याद दिलाता हूँ, शुरू से लेकर पढ़ा देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि जल्दी से रुक जाइए, मैं देखो ऐसे ही पढ़ने का, यही आपका भी पढ़ने का क्या बोलते हैं, ये भी तरीका आपका भी होगा, यही तरीका मेरा भी होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि पहले तो हम पढ़े थे कि सजीव क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि उनके पास कुछ लक्षण है, जिसको हमने MRS ग्रेन एक शॉर्ट ट्रिक से याद किया था। MRS ग्रेन ऐसे एम से क्या, उनमें मूवमेंट होना चाहिए, उनमें रेस्पिरेशन होना चाहिए, उनमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उनमें ग्रोथ होना चाहिए, उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उनमें एक्सक्रीशन होना चाहिए, उनमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब सर इनमें जानने से क्या फ़ायदा हुआ? ये सजीव के लक्षण थे, तो हमको इसको अपने सिलेबस में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना था। तो हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि, और एक मैंने बात लिखा था, जो वायरस होते हैं ये पार्शियली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये पूरा ना सजीव ना निर्जीव, आंशिक रूप से सजीव होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि वायरस जो होते हैं पूरा ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो क्या है, आंशिक रूप से सजीव है। थोड़ा सा उनका जो आंशिक मतलब पार्शियल का हिंदी होता है कि उनका जो थोड़ा सा अंश होता है वो सजीव होता है, बाकी हो सकता है निर्जीव होता होगा, इसलिए उनको पार्शियली लिविंग बोला जाता है। हाँ सर, समझ गए। जैव प्रक्रम क्या था? तो देखो जीवन को बनाए रखने के लिए एक जीवित जीव यानी एक सजीव जीव जो भी काम करता है, वो एक बेसिक आवश्यक गतिविधियाँ उसके लिए जो होती हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब उनके लिए क्या आवश्यक है सर? कौन कौन सी वो जो आप बेसिक बातें बोल रहे हैं, कौन कौन सा बेसिक बातें आवश्यक है? तो 4 बातें, एक पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इतनी बातें एक लाइफ प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं। हाँ सर। अब सर हमने बोला था कि आपको न्यूट्रिशन जो था एक सजीव का लक्षण, इसको हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में, भले इस अपने NCERT के इस क्लास 10th वाले सिलेबस में आपने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन जो होते हैं ये भोजन ग्रहण करते, जो इस प्रोसेस में ग्रहण किया जाता है। अच्छा, पोषण क्या होता है? पोषण में देखो भोजन को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, भोजन जाकर टूटता है और किस में टूटता है, ATP के रूप में टूट के एक ATP के रूप में एनर्जी बनती है वहाँ पर। और माइटोकॉन्ड्रिया को तो पता होगा, 9th पढ़ा हो कि पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल पेपर में, बच्चे जो जानते हैं बिल्कुल आसानी से टिक करके आए थे। और ATP क्या है सर? ATP की केमिकल, ATP क्या है सर? ATP क्या है? केमिकल एनर्जी है जो रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है। ATP केमिकल एनर्जी का फॉर्म होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन, जो चारों टर्म बराबर जो पढ़ना है आपको लाइफ प्रोसेस के लिए, उसको समझाया जा रहा है। एक तो आपने समझ लिया रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन। एक कहता है कि एक प्रोसेस है जिसमें ATP बनता है। क्या बनता है? ATP बनता है इसमें, उसे श्वसन कहते हैं। यानी सांस जब हम लेते हैं ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। कभी देखना तुम ऑक्सीजन ना लो, सांस ना लो, तो तुम्हारा देखना शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, मर भी सकते हैं ना। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है? शरीर में देखो सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो भी आवश्यक एनर्जी
वो पहुंचाना, सारे सेल तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और इसका काम जो मेन काम करता है ब्लड, खून सारा काम करता है। ब्लड हमारा देखना आँख से लेकर पैर की उंगली से लेकर सर तक सब ब्लड एनर्जी सबको पहुंचाता है। अपने ब्लड में एनर्जी ले लेगा, सबको जाकर पहुंचाएगा। अब सर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या है, वो ठीक है। तो आपको फिर से बताया जा रहा है कि भोजन के पोषक तत्वों को के उपयोग एवं उपयोग करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके सर, बहुत अच्छे आप रिवीजन करा दिए। हाँ सर, चलो अब भोजन क्या आता है, भोजन क्यों आवश्यक है। हमको पता है ना, माँ आपको सुबह सुबह बोलती है कि बच्चों, चाहे बच्चों को देखो ना, माँ बहुत डांटते रहती है, खाना खा लो, खाना आपके खाने के पीछे क्यों भागती है। क्योंकि आपको देखो शरीर का ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, आपका शरीर बढ़ेगा, आपका शरीर डेवलप करेगा। तो डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको भोजन आवश्यक है। फिर एनर्जी मिलती है भोजन से। और क्या, रिपेयर ऑफ टिश्यू। मान लो हमारे, देखो मान लो मैंने आपको दिखाया था, मेरे एक उंगली कट गया था इसमें। अभी देखना क्या ये उंगली अभी दिख भी नहीं रहा कहाँ कटा था, सारे निशान मिट गए इसमें। शायद मेरा ये खुद हमको याद नहीं आ रहा कौन सा उंगली था मेरा। हाँ, यही उंगली था, ये वाला। तो आपको अब मेरा वो अब जख्म दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें जो टिश्यू वहाँ का थोड़ा डैमेज हुआ था, वो टिश्यू क्या हो गया, वो वापस रिपेयर हो गए। तो रिपेयर कैसे हो गया, उनको एनर्जी मिली होगी, उनको रिपेयर होने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स मिला होगा, भोजन से मिल गया होगा। हाँ सर। अब पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो देखो इनको भाई हम बोलते हैं ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, भोजन के क्या है, घटक हैं। जैसे इन क्या क्या हो सकते हैं, पोषक तत्व क्या क्या होते हैं भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज, विटामिन्स, ये सब क्या होते हैं, ये पोषक तत्व होते हैं। अब आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन। आपने समझ लिया कि भोजन के पोषक तत्वों के उपयोग एवं उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है। भोजन, अब अच्छा मान लो दूध में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो भोजन में क्या है, दूध में क्या पोषक तत्व है। तो उसको हम लोग उपयोग करेंगे, उपयोग करने की जो प्रोसेस है वही क्या है, न्यूट्रिशन है। अब इसके टाइप भी होते हैं सर, एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफ में अपने क्या पढ़ा था, स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसमें दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हाँ सर। थोड़ा मैं तेजी में करूँगा बच्चों, क्योंकि देखो बहुत लंबी चैप्टर है ये, लेकिन देखना हम आपको इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप किसी को पढ़ा देना जाके कोई तकलीफ नहीं होगा, बिल्कुल किसी को समझा पाओगे, पढ़ा पाओगे, बता पाओगे, अपने छोटे भाई को, अपने आई थिंक अपने दोस्तों को भी तुम हेल्प कर सकते हो। और पूरा प्रॉपर एक टीचर के अंदाज में बहुत आप में अच्छा फीलिंग आएगा, आप किसी को पढ़ा पाओगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ें थी, आप देख पाते हो। ऑटोट्रॉफ भी फर्दर दो भागों में बट गया था, एक फोटोसिंथेटिक और एक था केमोसिंथेटिक। फोटो में क्या था, जो प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे, और जो केमिकल से बनाते थे, केमोसिंथेटिक। हाँ सर, यही बातें थी। कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको याद रखने थे। एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायो की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखना मैं आपके लिए बहुत सारा MCQ लाया हूँ, अच्छे से प्रश्न लाया हूँ, हाई लेवल के प्रश्न हैं, और आपको पूरे मज़ा आ जाएंगे पढ़ के, है ना। सर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, थोड़ा बच्चे मजबूरी है आज, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बता दूँ आज, क्योंकि क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे आज ऑफलाइन। ठीक है सर। तो ये सब चीज़ें थी। ये सब कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे, लेक्चर 2 मुझे याद आ रहा है यहाँ पर है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो या अपना नोट्स पढ़ सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे इसमें PDF से बातें कुछ दिखाई थी कि स्टोमाटा खुलता कैसे है, स्टोमाटा बंद कैसे होता है ना। आप सारी चीज़ें देखे थे। हाँ सर, देखे थे। मैंने कुछ आपको एक पत्ता वाला चीज़ पढ़ा था पूरा पत्ती के बारे में, कि पत्ती का ऊपरी भाग को बोलते हैं एपिडर्मिक्स और नीचे को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिक्स। अपर एपिडर्मिक्स में क्या होता है, स्टोमाटा कम होते हैं और नीचे वाले में ज़्यादा होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हमने बताया था कि मीजोफिल्स जो सेल होता है उसके अंदर क्या पाते हैं, क्लोरोफिल ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं पर क्या होती है, प्रकाशन संश्लेषण की अभिक्रिया ज़्यादा होती है, प्रक्रिया होती है। हाँ सर। और मीजोफिल कहाँ पाया जाता है सर, मीजोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो मीजोफिल पाए जाते थे अपर एपिडर्मिक्स और लोअर एपिडर्मिक्स के बीच में। हाँ ना सर, बहुत अच्छे, पूरी बातें याद आ गई सर। ठीक है सर, चलो आप शायद यहाँ तक पढ़ लिए थे। यहाँ तक पढ़ लिए थे आप, हाँ बिल्कुल पढ़ लिए थे। स्टोमाटा का खुलना ओपन मैंने सर आपको दिखा दिया था एक प्रोसेस के माध्यम से। जी सर। आज बहुत सारा हो सकता है मैं आपको एनिमेशन दिखा दूँ अगर चल गया तो, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग गरीब इंसान हैं, तो हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं कुछ गूगल से जो भी कुछ मिल जाता है मैं वहाँ से कंटेंट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने पास तो टेक्निकल टीम नहीं है, इंजीनियर नहीं है आपको GI बना के पेश करेंगे। हाँ सर। चलो मैं थोड़ा बुक का किनारे कर लेता हूँ, क्योंकि आपको नोट्स प्रॉपर दिख जाए। चलो अब क्या पढ़ना था इससे, युगलिना तक शायद आपको पढ़ाया गया था ना। अब बच्चे बोल रहे थे, मैं ऑफलाइन पूछा कहाँ तक पढ़ा हुआ था, तो बच्चे बोल रहे थे कि युगलिना तक पढ़ाई हो गया है, यानी यहाँ तक। तो मैं सारी आपको 2-3 पेज स्किप कर दिया हूँ, आप खुद से रिवाइज कर लेना, है ना। प्यारे प्यारे बच्चे हो मेरे, आप मेरे बात को मानोगे, बुरा नहीं मानोगे। सर ने नहीं बोला, बोले थे रिविजन करा, नहीं कराए, मैंने 2-3 पेज छोड़ा है, वो आप खुद से पढ़ लेना। चलो
ये आखिरी क्वेश्चन था एक यूग्लिना के बारे में, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताता चलूँगा जो बुक से थोड़ा हट के होगा, आपके बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल साइंस का हो उसको। अच्छा, मैंने बोला कि जो चीज़ यूग्लिना क्या होता है, देखो ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। कैसे सर? देखो जब लाइट रहता है ना दिन में तो ये प्रकाश से भोजन बना लेता है, अंधेर रात होती है तो ये प्रकाश की अनुपस्थिति में दूसरे से भोजन ले लेते बना लेता है, हेटरोट्रॉफ बन जाता है ये। इसीलिए इसको देयरफॉर इसको हम लोग मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिश्रित ये है, ना ऑटो है ना, ये दोनों है, मिक्स मिश्रण है ये। आज आपको पढ़ना है यहाँ से, आज आप पढ़ने वाले हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑफलाइन में बच्चों को बता दिया गया था, मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले हो तो आपको मैंने बोला था थोड़ा घर से एक बार पढ़ के आओगे। बच्चे पढ़ के भी आए होंगे, अच्छा लगता है मुझे। अब देखो बहुत आपको ऐसा बेसिक से पढ़ा देंगे ना, फिर देखना मैं तो पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पढ़ाने वाला बात बोलता हूँ तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा अहंकार सी चीज़ आती है अपने में, तो मैं पढ़ना बोलता हूँ। चलो हम साथ में ऐसे मिलकर पढ़ लेते हैं ना, तो देखना आप कितने बेसिक्स मतलब कितना फ्लो में आप इसको याद रखोगे कि ये क्या होते हैं, कैसे हैं अपने ये पाचन तंत्र, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना जटिल आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, बिल्कुल आपको एकदम फ्लो में एक धारा प्रवाह की तरह याद होंगे। तो फिर देखो मैं आपको बताना क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो माउथ से लेकर अपना जो माउथ होता है ना, बकल कैविटी, यहाँ से लेकर एनस तक यानी गुदा द्वार, इसको एनस बोलते हैं, यहाँ तक अपना क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर तो सबको कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, मैं इसको धीरे धीरे एक एक पार्ट करके आपको तोड़ते तोड़ते पढ़ते चलेंगे। हम छोटे छोटे हिस्से में पढ़ लेंगे, पूरा सिस्टम एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद डायग्राम को लेकर थोड़ा समय माफी चाहता हूँ कि आपको तो प्रैक्टिस करना पड़े। कुछ बच्चे दिखाए थे हमको क्लास में, तो थोड़ा टेढ़ा मेरा बनाया, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, किसी बच्चे का प्रश्न सर क्या डायग्राम पूछता है क्या, तो मैं थोड़ा आपको पेपर दिखा दूँ। मैं मुंह से नहीं बोलूँगा कुछ भी, नहीं तो बच्चे विश्वास ना करें शायद। अब देखो पेपर कब का है, 2023 का पेपर दिख रहा है। फिर उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। प्रश्न संख्या 29 पढ़िए क्या लिखा है। मानव में श्वसन अंगों का एक स्वच्छ मतलब साफ सुथरा चित्र बनाना है। वर्णन करने की एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपका फिगर बना देना है। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर। तो बच्चे 5 और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बायो में 2 क्वेश्चन होता है, जो एक तो आपको करके ही आना है 5 नंबर के लिए, तो तुम इसको छोड़ के नहीं आ सकते हो। और मुझे तो डायग्राम एकदम देखना आपको बहुत प्रेम हो जाएगा। मैं भी थोड़ा बायो का छात्र नहीं हूँ, फिर भी हमको आज बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको भी अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो देखना, पहले तो मैं बोला था कि आपको इसको थोड़ा पढ़ के आना। तो देखेंगे हम पहले पढ़ेंगे पाचन। हम लोग क्या होता है पाचन तंत्र हमारा, एक होता है आहार नाल। आहार नाल किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसके ये होता क्या है, मतलब जहाँ से हम यहाँ तक आहार नाल है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना आहार नाल है, जहाँ से भोजन जाती है, भोजन का पूरा टूटना फूटना पचना वचना सारे भोजन की प्रक्रिया, भोजन का सब कुछ होता है उसमें। टूट जाना उसका, उससे एनर्जी बनना, उसका नहीं पचना, उस जो बाहर निकल जाना, उस चीज़ है, ये सारी ये जो है आहार नल होता है। तो हम देखो इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पहले मैं बताया कि आहार नल होता है। तो देखिए आहार नल में क्या होता है ये सबसे कहता है कि आहार नल क्या होता है, कोई पूछे आपसे क्या एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो थोड़ा देखो ना कैसा है ये अगर हम देखो थोड़ा खोखला दिख रहा है, इसमें देखो ना ट्यूब होता है ना, पाइप इसमें आते हैं सारा, इसमें सब भोजन चलता है, जाते 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 छोटी आंत में, लास्ट में बड़ी आंत में आके, और रेक्टम और एनस के द्वारा माध्यम से लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें आहार नल के। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कैसा है ये, एक लंबी खोखली नली जिसके अंग होते हैं, एक एक अर्गन है, ये क्या है, एक अंग है जिसमें तो देखिए क्या है, अपना उंगली भी क्या अंग है। अच्छा उंगली कैसे बना होगा सर, तो ये बना होगा टिश्यू से, सेल से इसमें उसका डिवीजन होगा, तो सेल से बहुत सारे सेल बने, कोशिका ग्रुप ऑफ सेल हो गए होंगे, तो ये टिश्यू बना होगा, टिश्यू से ऑर्गन बने होंगे। तो ये मेरा एक अंग है, अंगूठा, ये दिख रहा है इसका जो नाखून, स्किन, त्वचा, ये सारे ऑर्गन है। तो ये भी एक अंग है। आहार नाल भी क्या है, अंग है। कैसा अंग है, कहते जिसके माध्यम से भोजन वास्तव में गुजरता है। एक छोड़ दो, एक नहीं रहना चाहिए, वास्तव में गुजरता है, जिसे हम लोग इसोफिगस, देखना इसको इसोफिगस पढ़ते हैं, ओसो मत पढ़ना, ये ओ साइलेंट है, इसोफिगस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में ग्रास नली। और इसमें क्या क्या आते हैं, सॉरी, इसमें जो अपना आहार नल मैंने आपको दिखाया शुरू से अंत तक, अब देखो इसमें एक बार, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो इसमें ग्रसिका, इसोफिगस, अमाशय,
दो पार्ट तो बहुत सारे दिए हैं सारे, लेकिन ये क्या बोलते हैं आहार नल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें उसको कुछ सहायता भी तो जो इसमें आते हैं कुछ, इसको मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। ग्रॉस नली, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती हैं, इस आहार नल का हिस्सा है। तो पहले आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, चलो तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होती है, ठीक है सर। और इसमें क्या क्या होता है, देखो जैसे आहार नल कहाँ से, मान लो कि माउथ हुआ, माउथ हो गया, मान लो यहाँ पर मुंह होगा, मुंह से भोजन आया होगा, ठीक है, आते थे पहले कहाँ आया होगा, स्टमक में आया होगा, फिर कहाँ गया होगा, छोटी आंत में, छोटी आंत से लास्ट में क्या, बड़ी आंत में गया होगा, ठीक है ना। छोटी आंत नाम के लिए है, वो होता है रियल में बड़ा होता है। तो ये आहार नाल है, इन माउथ से लेकर एनस तक, है ना। तो एक डायग्राम देखो, मैं भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूँ। तो आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना था, आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ से बनाना, ये वाला, यहाँ से ये वाला से लेकर फिर ये स्टोमक, स्टोमक के बाद आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका एनस, यहाँ तक वो बनाना है। ये डायग्राम थे। बाकी देखो ये नहीं बनाना है, ये लीवर जो होता है, डायफ्राम जो होता है, ये उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इनका कुछ रोल है, तभी इनको यहाँ दिया गया है, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो अब हमने क्या पढ़ा, आहार नल क्या होता है कि एक नली होती है, मतलब खुखरी नली होती है, और एक अंग है जिससे भोजन वास्तव में क्या होता है, गुजरता है। आहार नाल से ही भोजन गुजरता है, और किसी अंग से भोजन नहीं गुजरता है हमारे से। हम लोग खाते हैं तो कहाँ तक, गर्दन तक, तो अपने गर्दन के नीचे आता है ना, तो जो जिस नली से भोजन जाता है, जहाँ जहाँ जाता है वो सारे आहार नल हैं, उसी से भोजन गुजरता है और किसी नहीं। इसको तो इसोफेगस पढ़ते हैं, मैंने लिख भी दिया कि बच्चे मेरे कन्फ्यूज नहीं होंगे। बहुत प्यारा नोट्स है, इतना शानदार नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ आपको हिंदी में इतना अच्छा सा नोट्स नहीं मिलेगा, और ये बहुत इंग्लिश मीडियम है तो और अच्छा है। तो एक तो आपने पढ़ लिया कि आहार नाल होता है, दूसरा पढ़ते हो सर एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं, यानी सहायक अंग, इसको आप बोल सकते हो। एक तो हो गया आहार नाल, एक होते हैं कि आहार नाल के आहार नाल में सहायता, आहार नाल को सहायता करते हैं, तो इनको आप सहायक अंग बोल सकते हो, जो सहायता करते हैं, आहार नाल को सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वही चीज़। तो ऐसे अंग होते हैं जो पाचन में मदद, मद लिखा गया, मदद करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से भोजन नहीं गुजरता है। अच्छा, भोजन किससे गुजरता है, आहार नल से। जिससे भोजन नहीं गुजरता है तो वो क्या है, लेकिन मदद करते हैं भोजन के डाइजेशन में। जब भोजन डाइजेस्ट होता है, जब भोजन पचता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। जैसे क्या, लीवर, जो हम लोग का लीवर है, बोलते हैं नहीं थोड़ा लीवर खराब हो गया है, पैंक्रियाज, अग्नाशय, सलाइवरी ग्लैंड्स, देखना अपने आपके मुंह में से थोड़ा कभी लार निकलता है ना, ये सारे क्या हैं, सब हेल्प करते हैं। इनमें भोजन नहीं ढुकता है, इसमें भोजन प्रवेश नहीं करती है, फिर भी ये से हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बोला हूँ कि चित्र 6.6 आपको बनाना है, जो आपको दिखाया था ना, ये अब पूरे डायग्राम आपको बनाने हैं। आपने तो पढ़ लिया 2 अंक के बारे में, एक सहायक अंग और एक, अब आपको ये डायग्राम बनाने हैं। आपके पास थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि बच्चे को पूरा दिख जाएगा। चलो, ये जो नाम लिख दें आपको नाम भी लिख लेने, ये डायग्राम बना लें। अभी टूटा फूटा बनाना, सारे बच्चे मेरे बनाए थे, अच्छा लगा हमको, मैंने उनको क्या किया, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया कि बच्चे तुम बनाना इसको। बिल्कुल डायग्राम से नहीं घबराना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे ये। देखो डायग्राम में क्या, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में हम फार्मूला मारते हैं ना, ऐसे ये भी चीज़ है। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। आहार नल का, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा था ना, यही देखो, यही आहार नल है। मान लो यहाँ से भोजन आती होगी, ठीक है, और ये स्टोमक है अपना, अमाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, देखो। और ये छोटी दिख रहा है, जो पतली पतली बहुत लंबी है, ये जो ये जितना लंबा दिख रहा है ना, बहुत लंबी है, 5 से 7 मीटर होता है लंबा ये छोटी आंत। और ये मोटा मोटा दिख रहा है, बहुत मोटा है, ये बहुत छोटा है, 1.5 से 2 ही मीटर होगा, तो ये बड़ी आंत है। तो नाम के लिए बड़ी आंत है, देखो खाली उसका शरीर मोटा होता है ना, इसीलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसका शरीर छोटा होता है, इसका व्यास छोटा होता है, इसीलिए छोटी आंत बोलते हैं, लेकिन ये लंबा होता है, छोटी आंत लंबी होती है। तो ये थी अपनी। अब चलो, और ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी, थोड़ा पीडीएफ से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कलरफुल दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम है ये, सिर्फ इंग्लिश में नाम लिख देना जो था। ये बकल कैविटी है, टंग यानी जीभ है, उस इसोफिगस है यानी श्वास ग्रसनी है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसोफिगस को हम लोग बोल रहे थे, इसोफिगस को ग्रसिका बोल रहे थे, ग्रसिका। थोड़ा मैं कभी थोड़ा हिंदी भूल जाता हूँ कभी कभी। यह मासा है अपना, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और इसको देखो छोटी आंत को क्षुद्रांत ही बोला जाता है, क्षुद्रांत, और इसको बृहदांत बोला जाता है, ठीक है।
तो ये दोनों संस्कृत में भी नाम इसके यूज होते हैं। कभी आपके बुक में लिखा होगा, मैं थोड़ा दिखा दूँ, लिखना नहीं है आपको, थोड़ा मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखो, छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, और बड़ी आंत का नाम होता है बृहदांत। देखो, तो अब डरना मत, जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो कोई आपका टर्म आपको परेशान ना कर दे, इसीलिए मैं उसको पहले बता दिया हूँ। बृहदांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने डायग्राम बना लिया सर? चलो अब इनका हम लोग स्टडी करते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है। एक दो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। परिशेषिका, बच्चे कंफ्यूज थे क्वेश्चन को देखकर। मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन हमको मिला था। परिशेषिका क्या है? शायद सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट सेटिंग में इस साल पेपर में पूछा गया था। थोड़ा बच्चे घबरा गए थे कि क्या परिशेषिका क्या नाम है। इसलिए मैं देखो तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आज तुमको दिखाता हूँ इंग्लिश पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। देखो, इस साल जब परीक्षा पूछा बच्चे डर गए थे। परिशेषिका क्या है? किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका, तंत्र का, वाहिकीय, प्रजनन। अब तो बता दो तुम कि भाई तो आहार नाल हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री के नाल पढ़े थे, वहाँ मिला था। लेकिन कृमि रूप या ये दो नाम देखो, यहाँ पर इंग्लिश में क्या है? वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश स्किल आपको पढ़ा दिया हूँ। इसको वर्सटाइल ऑर्गन भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ, अब पूरा इंग्लिश जरूर लिखना। अगर पूरा आपको डायग्राम ठीक से दिखाता हूँ, ये देखो, देखो ये अपेंडिक्स है, ये अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स क्या होता है? देखो ये, जिससे पहले अभी तक इस पर साइंस डिस्कवर हो रही है, साइंस इस पर स्टडी कर रहा है, इसके बारे में और पढ़ा जा रहा है कि स्टडी हो रही है। ये है क्या? इसका कुछ शरीर में कोई हेल्प है कि नहीं, करता क्या है? तो देखो इसमें पता चला कि पहले तो लोग बोले, साइंस बोलते थे कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखा होगा अपने, बहुत लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो इसको यहाँ से काट कर निकाल दिया जाता है। ये काट कर निकालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भोजन पचने में भी हेल्प नहीं करता है। लेकिन अभी साइंस कह रही है कि इसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी हैं। तो देखो ईश्वर ने तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, ईश्वर तो हमारे मतलब कम पढ़े लिखे तो थे नहीं, हमारे ईश्वर के पास ज्ञान तो कम नहीं था। उन्होंने अगर इसको बनाया है, इस पार्ट को उसने दिया ईश्वर ने, तो जरूर अच्छा है। डॉक्टर मानता हूँ बोल देता है लोग, चलो काट के निकाल दो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मानता हूँ। लेकिन देखा गया है जिन जिन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उनको अन्य बीमारी या दूसरी बीमारी उनको हेल्प बहुत तंग करती है। ये देखो, अपने एक और मैं दिखाता हूँ आपको, ये गल ब्लाडर देखो, गल ब्लाडर देखो, जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। ये भी, इसको भी काट के निकाल देता है। कब? जिसको मतलब पेट में पथरी होता है ना, पथरी, आपने सुना होगा कि उसको पथरी हो गया है, स्टोन होता है, पथरी होता है, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि पथरी इसमें आके भर जाती है। इसका काम है इसमें पित्त बाइल जूस इसमें जमा करना। लेकिन जब ये खुद इसमें पत्थर आ जाता है, इसमें कुछ स्टोन हो बन जाते हैं, तो इसको काट के डॉक्टर यहाँ से निकाल देता है, फिर भी इंसान जीता है। लेकिन उससे अन्य बीमारी तो भी आगे परेशान करती है इंसान को। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बुझा गए होंगे, समझ में आ गए। चलो हम इनको पढ़ लेते हैं आराम से, नहीं परेशान होना है आपको। आज के लेक्चर में पूरा हम लोग यही सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, हैरान तो बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ आराम से मस्ती में इसको पढ़ते चलना है। चलो अब देख लेते हैं क्या है। अपने डायग्राम अपने बना लिया था। चलो आपने डायग्राम बना लिया था, हाँ बोला था आपको 6 बनाना है, बिल्कुल आप बना लिए। पूरा इंग्लिश में नाम जरूर लिखना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन फंस न जाए कभी एग्जाम में आपका, क्योंकि इंग्लिश से बचाएगा आपको साइंस में। देखा मेरे बच्चे अगर अच्छा स्कोर किए तो यही नतीजा है इंग्लिश में पढ़ने का। टंग, उसमें क्या कहता है, मैं सारे पार्ट का नाम लिख दिया हूँ। उसमें जीवा था, माउथ है, मुख गुहा है, ग्रसिका है, डायफॉर्म है, ठीक है, उदर क्षेत्र है। अच्छा एक बात है कि अब्डोमेन एरिया क्या होता है? तुम अगर पूछना चाहो सर कि बताइए सर अब्डोमेन एरिया आप कैसे लिख दिए, तो देखो अब्डोमेन एरिया क्या होता है। यहाँ से देखो, ये मान लो शरीर है, तो ये मान लो कि यहाँ पर फेफड़ा होता है, यहाँ पर लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, तो ये मान लो फेफड़ा है, तो इनके और ये शरीर का सबसे नीचे, जहाँ से मान लो कि अब तुम्हारा पैर शुरू होता है, इसके नीचे इनके बीच वाला एरिया, यानी यहाँ और यहाँ, जिस मान लो जिसे हम लोग पेट बोलते हैं ना, पेट जिसमें सब कुछ होता है, स्टोमक में सब कुछ होता है, इसको बोलते हैं अब्डोमेन एरिया। उदर क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको? उदर क्षेत्र। बुझा क्या? हाँ सर समझ गए। सारे बातें तो जीभ तो आप जानते ही होंगे, माउथ को पता ही है। आपको ग्रसिका बुझाइएगा, ग्रसिका क्या है? ये ग्रसिका जिसमें भोजन नली उतरती है ना, खाना जो खाते हैं यहाँ से, तो जिस नली से भोजन आती है निकलती है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। डायफ्राम तो पता है, देखो डायफ्राम क्या होता है,
एक मांस है, मांसल मांसल एक अंग है। तो ये डायफ्राम ये वाला है, क्या करता है देखो, ये सब जैसे अपना दिल है ना, हार्ट, मान लो यहाँ पर दिल होता है, दिल, ये दिल को सपोर्ट करता है। इसको डायग्राम और आप अच्छे से पढ़ोगे यहाँ पर, डायफ्राम के बारे में यहाँ पढ़ोगे, जब श्वसन आप पढ़ाएंगे श्वसन चैप्टर, तो वहाँ पर देखो ये मान लो फेफड़ा अपना है, तो ये तो कोई डायफ्राम दिख रहा है, ये वाला, ये मांस क्या करता है, इस पर हार्ट को ढक रोके। तो इस पर क्या है, ये डायफ्राम क्या कर सपोर्ट करता है उनको, इस पर मान लो समझो कि इसी पर टिका हुआ है। तो बहुत बड़ा इनका रोल है। फेफड़ा आपका फूलता है ना, पचकता है, जब हमारा फेफड़ा फूल जाता है फिर सिकुड़ जाता है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्स जो होता है ना, सिकुड़ना फूलना, ये बहुत रोल करते हैं वहाँ पर। अब बात समझ में आया आपको, डायफ्राम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डायफ्राम। हाँ सर, समझ गए। मैं बोल रहा हूँ तोड़ के पूरा पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे हम लोग, कोई समस्या नहीं बचेगी। देखो डायफ्राम को लिख दिया हूँ, चेस्ट, अच्छा एब्डोमेन में लिखा हूँ। देखो डायफ्राम क्या होता है, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक मांसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, पूरा लिख भी दिया हूँ। यह श्वसन में बहुत अच्छा रोल निभाता है। अब लीवर देखो, लीवर तो आपको दिखाता है, ये लीवर है, ये देखो भोजन इसमें गुजरता है, भोजन इसमें गुजरता है, इसमें भोजन नहीं आता है, इसका मतलब लीवर में भोजन नहीं आता है। तो सर लीवर का क्या काम है, जब इसमें भोजन आता नहीं है, भोजन इसमें प्रवेश नहीं करता है, तो ये करते क्या है, तो ये जूस निकालते हैं जिसको बोला जाता है बाइल जूस, यानी पित्त रस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था बहुत बार कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, तो याद रखना लीवर में। अच्छा लीवर का सरनाम क्या होता है, तो लीवर का नाम होता है यकृत। क्या नाम होता है, यकृत। यहाँ लिख दिया हूँ लीवर, तो लीवर यकृत, ये एक जूस सिक्रीज करता है, जूस निकालता रहता है, छोड़ते रहता है, और जाके जूस जमा होता है कहाँ पर, गल ब्लडर में, यानी पित्ताशय में जमा होता है। ये बाइल जूस निकालता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो बाइल डक्ट से निकलता है, और जमा किस में होता है, गल ब्लडर में, यानी पित्ताशय में जमा होता है। और ये जूस बहुत हेल्प करते हैं भोजन को तोड़ने में। समझ गए? हाँ सर समझ गए। पूरे बातें आपसे फिर पूछूंगा, आपको हमको भी ऐसे समझाना पड़ेगा। जब आपसे क्वेश्चन ऑफलाइन पूछा जाएगा तो आपको हमको ऐसे करना पड़ेगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल ईमानदार बन के पढ़ना। आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके साथ। ठीक है, पूरा लिख दिया हूँ, जो आपको पढ़ाया हूँ सारा लिख दिया गया है। अब देखो, ठीक है। और पित्त नली, उसमें क्या है, पित्ताशय है, जहाँ पे जमा होता है। पित्त नली भी होती है, जिसे बाइल डक्ट बोलते हैं। पित्त नली, बाइल डक्ट से ही बाइल जूस क्या करते हैं, इसकी मदद से निकलता है। बाइल डक्ट जो बाइल डक्ट जो पित्त नली दिया है, पित्त नली के हेल्प से ही बाइल जूस उसमें से निकलता है। नली है तो उसी से निकलेगा ना। हाँ सर, चलो अब क्या है, अब आपको थोड़ा डायग्राम में दिखा दूँ, मेरे पास है तो पीडीएफ थोड़ा देख रहा हूँ, पीडीएफ में क्या है, साथ साथ में आपको, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ स्पेस छोड़ा हूँ, तो हो सकता है आपको दिखाना है इसीलिए। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, अब चलो, हाँ इसको थोड़ा पढ़ना है, टेंशन की बात नहीं है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। चलो अब आपको पढ़ना है बकल्ट कैविटी के बारे में, जो आपको पीडीएफ दिखा रहा था, माउथ। तो पहले तो इसका आपको क्या बनाना है, मैं थोड़ा देख पाता हूँ कि अगर इसका हमको जीएफ मिल जाता है तो पूरा दिखा देंगे अच्छे से। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। देखो ये भोजन नीचे जा रहा है ना, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा फिर से वीडियो प्ले होगा तो आपको पूरा देखो। ये देखो भोजन यहाँ से माउथ से मैं तोड़ा, देखना ये नली फिर बंद हो जाती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें ध्यान से कि ये नली बंद क्यों होती है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, वहाँ 2 छिद्र है। तो भोजन को किस में जाना है, देखो यहाँ पर एक श्वास नली है, ठीक है ना, भोजन इस नली में गुजरेगा। भोजन इसमें यहाँ से, ये सांस की नली है, ये फेफड़ा में जाता है, और ये भोजन अपने चले जाएगा, यहाँ से आएगा स्टोमक में आएगा। ये जो नली है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इसोफिगस, जिस नली में गुजर रहा है। तो आपने देखा बकल कैविटी क्या रहा है, भोजन को तोड़ रहा है, तोड़ के कहाँ ढकेल रहा है, नीचे आ रही है, तो ये बकल कैविटी। पढ़ ले, मैंने आपको बकल कैविटी देखा, हम लोग जैसे बकल कैविटी मुँह है, मुँह में क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, दांत से तोड़ते हैं, फिर भोजन कहाँ निकलता है, गर्दन से निकलता है ना, नीचे अपने गर्दन की तरफ नीचे खिसकते खिसकते आता है। चलो, तो खाना पहले ग्रहण किया जाता है, यानी फूड का क्या इंजेस्ट किया जाता है, अंदर लिया जाता है, दांतों की सहायता से कुचला जाता है, चबाया जाता है। ठीक है सर, मैंने आपको जीआईएफ दिखा दिया, ये आपको नहीं लिखना है। जीआईएफ में तो एनिमेशन वीडियो था, मैंने आपको दिखा दिया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में तस्वीर भी होना चाहिए, तो उसको बार बार थोड़ा देख लेना, अच्छा रहेगा। एक बार और दिखाता हूँ कि कैसे ये हो रहा था। और इसमें तो हमको अच्छा डायग्राम मिले तो दिखाता हूँ। देख लो, एक और दूसरा डायग्राम देख लो, यहाँ भी अच्छा है।
ये माउथ से चबाया जा रहा है, भोजन दांत से तोड़ा जा रहा है, तोड़ने के बाद एक नली से आ रही है, और देखना ये नली बंद होते रहती है ना, ये उसका बहुत बड़ा रोल है। ये बंद है तो भोजन इसमें चल जाएगी तो कभी सड़क जाता है, कभी कभी देखा होगा आपको, हम खाना जल्दी जल्दी में खाते हैं तो अगर बाई द खाना यहाँ अटक जाती है ना तो आपको पूरा सांस आपका दम फूल जाता है, कभी कई बार तो लोग मर भी जाते हैं, मैंने सुना है। माँ बोलती है कि मतलब मेरे रिलेशन में ऐसे क्यों हुआ था कि खाना फंस गया जैसे हो तो सड़क जाता है खाना, तो ये तो सड़कता क्यों, क्योंकि यहाँ का वायु नली है, इसमें अगर भोजन ढुक गया तो लफड़ा है। लेकिन मांसपेशी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अपना काम निभाती है, भोजन को भोजन में और हवा को, यहाँ से दो चीज़ है, हवा भी आता है भोजन में, वायु भी होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन इसमें ढुक जाता है और इधर से अपना प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करते हैं और यहाँ से भोजन अपना जो आपको दिखा रहा था कि आराम से उसमें एंटर कर रहा था वो। ठीक है, चलो सर, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कोई इसमें समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। चलो ये बातें नोट भी करना है, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना है, समझाने के लिए बढ़ता है, इसको छोड़ देना है। बाकी जो बढ़ता है, अब देखो अब क्या होता है, भोजन को सलाइवा से गीला किया जाता है। अब जब मुंह चल रहा था तब देखना आपको, जब अपना रोटी काटना कभी देखना आपको रोटी गीला हो जाता है, कैसे गीला हो गया, उसमें लार आता है, लार, लार को सलाइवा बोलते हैं। अब सलाइवा क्या होता है, सलाइवा उसमें मिल जाता है, लार, लार मिलने से भोजन क्या होता है, पूरा गीला गीला होता है, तभी आसानी से भोजन हमारे नीचे आता है, नहीं तो अटक जाएगा। कभी तुम क्या करना, एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेना, थोड़ा निगलने की कोशिश करना, तुम नहीं निगल पाओगे, ये कुछ जब तक उसमें सलाइवा नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं लार बहुत अच्छा चीज़ है, लार हमको ऐसे बार बार थूक नहीं फेंकना चाहिए, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं, वही लार है, बहुत अच्छा चीज़ है, वो ग्रंथि से निकलती है और उसमें एंजाइम होते हैं, बहुत भोजन को पचाने में बहुत उसकी बड़ी भूमिका होती है। देखो भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है, माउथ में ही, क्यों, क्योंकि आपने दांत से तोड़ दिया, छोटा छोटा किया और उसमें सलाइवा मिल गया, सलाइवा में क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम उसको क्या करते हैं, तोड़ने लगते हैं, प्रोटीन वोटीन उसका तोड़ने लग जाते हैं, तो इसलिए भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होने लग जाता है। और आइए क्या सर, भोजन को एक मांसल जीभ की सहायता से, अपना जीभ होता है टंग, टंग क्या करता है, उसको सलाइवा को पूरा मिलाता है, पूरा जीभ से ही मिलता है उसमें, तो जीभ मिलाने में हेल्प करता है। अब देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ाया हूँ, ये अतिरिक्त है, आपका एनसीईआरटी से अलग है। देखो जीभ क्या है, कोई पूछे बताना जीभ क्या है और कैसा ऑर्गन है, तो तुम कहना कि जीभ जो बना है, एक तो कैसा मसल है, तो जीभ कहना, तुम कहना वॉलंटरी मसल्स है, यानी स्वैच्छिक मसीहा है, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ है, हम अपने मन से जीभ को हिला पाते हैं, जीभ अपने मन थोड़ी ना हिलता रहता है, नहीं, हम नहीं बोलेंगे तो जीभ नहीं हिलेगा। तो ये क्या है, वॉलंटरी या इसको स्टेटेड मसल्स बोला जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा है, लिख लेना बहुत जरूरी है। अब सर आपने बात बोला कि सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, यानी देखना मैंने बताया ये वाटरी फ्लूइड होता है, यानी पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, पानी जैसा होता है ये, जिसको लार बोलते हैं। अब सबको लार आता है ना भाई, अच्छा अचार उचार लेके थोड़ा देख लो, एक थोड़ा पानी जैसा आ गया, वो जो पानी जैसा आपको फ्लूइड दिख रहा है वही लार है ये सर। अब देखो क्या होती है, तो ये आपने पढ़ा सलाइवा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना हमको, हम आपने पढ़ा कि सलाइवा ग्लैंड अभी कहाँ से आती है, अब इसमें वो जो सलाइवा कहाँ से आती है, तो ग्लैंड से आती है, तो आपको पहले पढ़ना चाहिए ग्लैंड्स होते क्या हैं। तो देखो मैंने बोला ग्लैंड्स वैसा टिश्यू है जो जिससे जहाँ से कोई चीज़ बनकर निकलती है, सिक्रीज होने लगती है, सिक्रेट होने लगती है, उसको बोला जाता है, वैसे संरचना को बोला जाता है कि वो ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, कोई चीज़ बनाएंगी, वहाँ से बन के वहाँ से सिक्रीज वहाँ से स्रावित होने लग जाती है। तो उसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, यानी लार ग्रंथि के बारे में। तो देखो इससे क्या होता है, लार बनती है, लार बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स बहुत होती हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, लीवर भी एक ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज भी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये लार ग्रंथि भी एक ग्रंथ है। ये क्या करता है, ग्रंथि भी क्या है, ग्लैंड्स है, ये क्या करती है, लार बनाती है। और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज यानी लार्माई प्रोटीन एंजाइम मौजूद होता है। चलो मानता हूँ आपके सामने मैंने रख दिया अचार, तो देखो यहाँ ये कान होता है ना, कान के पास में होती है ग्लैंड्स, देखो यहाँ से क्या वाटर जैसे निकल रहा है ना पानी, वही सलाइवा है। कौन इसको निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको लार ग्रंथि निकाल रही है। तो लार कहाँ से बनते हैं, लार ग्रंथि से बनते हैं, ओके, यानी सलाइवा कहाँ से बनता है, सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं सर, हम देख पा रहे हैं कहाँ से निकल रहा है, आपको भी आते होंगे, हमें भी आता है, सबको आता है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ होता है लार्स, इसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जीएफ दिखा दिया, इसको लिखना नहीं था जीएफ, हाँ सिर्फ इसके बारे में लिखना था, इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं। अब एंजाइम मौजूद होते हैं तो सर बताइए ना सर, एंजाइम क्या होता है, सर बता दीजिए ना एंजाइम क्या होता है। तो देखो एंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट होता है, यानी कि जैव उत्प्रेरक होता है।
और ये क्या होते हैं, देखो वैसे केमिकल सब्सटेंस, वैसे केमिकल पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ, ये वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में कोई भी रिएक्शन होता है, हमारे शरीर में कोई भी रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम की मौत होती है। कुछ भी कर लो, 2 सेल बनना है, एंजाइम करवाएंगे। हमारा डीएनए का निर्माण होगा, वहाँ भी एंजाइम का काम है। हमारा शरीर बढ़ रहा है तो वहाँ भी सेल का डिवीजन होगा, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ सेल ग्रोथ करेगा, सेल सेल से मतलब टिश्यू बनेगा, बहुत सारी चीज़ बनेगा, वहाँ भी क्या है, ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं, सॉरी, एंजाइम्स का महत्व है। एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये हर चीज़ हमारे शरीर में जितने रिएक्शन होते हैं शरीर के अंदर, सारे रिएक्शन कराने में ये हेल्प करते हैं एंजाइम। हाँ सर, समझ गए। अब देखो सलाइवरी एमाइलेज के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाए कि सलाइवरी, देखो 2 एमाइलेज 2 हम पढ़ेंगे। एक एमाइलेज यहाँ पढ़ रहे हैं, एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, वो पैंक्रियाज से निकलता है। और सलाइवा से एमाइलेज जो निकलता है, इसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये क्या करता है भैया, सर्वप्रथम भोजन, जो ये सर्वप्रथम स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, सर्वप्रथम स्टार्च को तोड़ने में, यानी मंड को तोड़ने में ये कार्य करते हैं, और उसे मल्टोज में बदलते हैं। कैसे? अच्छा, मल्टोज क्या नाम लेना, देखो रासायनिक क्रिया से निकली हुई चीनी, जैसे तूने बोला मल्टोज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ से जो चीनी बनेगा, जो शुगर बनेगा, उस शुगर को बोलेंगे हम लोग मल्टोज बोलेंगे, ठीक है ना। एक तरह से शुगर ही है। अब देखो स्टार्च क्या बड़ा शुगर है, इतना बड़ा शुगर हम क्या है, इसको तो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो पचेगा कैसे। तो भोजन मान लो इतना सारा स्टार्च है, तो क्या करेगा सलाइवरी एमाइलेज, इसको तोड़ेगा कि छोटे छोटे चीनी बना देगा। ये छोटे, देखो इतना बड़ा चीनी का गोला था, मान लो बहुत बड़ा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, बहुत बड़ा शुगर है, इसमें बहुत बड़ा, इसको हमको छोटे छोटे में तोड़ना है। तो मान लो इतने सारे कण थे पार्टिकल थे, इसको देखो छोटे छोटे पार्टिकल बदल दिया, तो इसको हम बोलेंगे मल्टोज। तो मल्टोज क्या होता है, एक छोटा सा समझ लो कि स्टार्च के विघटन से, स्टार्च के टूटने पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, वो मल्टोज कहलाते हैं, और वो चीनी होते हैं, एक तरह का शुगर ही होता है वो। चलो ये अभी, अब देखो भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, यानी बॉकल कैविटी से शुरू हो जाता है, और सर्वप्रथम हमारे ग्रसनी में जाती है। भोजन पहले कहाँ थी, मैंने आपको दिखाया था ना, भोजन कहाँ गई थी, ग्रसनी में गई थी, और ग्रसनी डिसाइड करती है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ ग्रसनी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो फेरिंग्स, ग्रसनी यहाँ होती है, देखा ना, जैसे मतलब खाना खाया आपने, तो यहाँ से छेद बंद हो जा रहा था, तो भोजन इधर जा रहा था, और इधर से हवा आ रही थी। हवा कहाँ चल जाएगी, अपने फेफड़े में आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगा, तो लंग्स में आ जाएगा हवा, वायु, ऑक्सीजन, और भोजन चल जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर जो मान लो जहाँ पर अपना स्टमक होगा, वहाँ पर चल जाएगा भोजन। तो मैं आपको डायग्राम फिर से चाहोगे तो फिर से दिखा सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। ये भोजन आ रहा है, देखना ये बंद, ये जो बंद हो रहा है ना, वही क्या है, फेरिंग्स है, वही ग्रसनी है। वो बंद हो गई तो भोजन इधर आ गया, और हवा मान लो जो भी ऑक्सीजन था वो फेफड़े में चला गया। तो भोजन में दोनों, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे साथ में ऑक्सीजन भी जाता है हमारे शरीर में। लेकिन देखो कितना प्यारा सिस्टम बनाया गया शरीर ईश्वर के द्वारा, कि उसको मसल्स पेशियाँ जो है ऑटोमेटिक काम को कर रही है ना। देखो ये बंद हो जाएगा नली, और इसमें मान लो जितना इसमें का वायु था इसमें चल गया, और भोजन अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। ये चल जाएगा स्टोमक में, ये चल जाएगा कहाँ पर जाएगा, अब ये अब स्टोमक में जाने वाला है, तो स्टोमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो सर, अब तो अपने सर कार्बोहाइड्रेट जो टूटा क्या बना, मल्टोज बना, आपने स्टार्च से मल्टोज पढ़ा दिया। तो स्टार्च ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जटिल सर्कल होता है, बहुत जटिल होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो कम्प्लेक्स से क्या सिंपल में बदलना है, तो कम्प्लेक्स से सिंपल में आ गया तो मल्टोज कहलाएगा। यानी मल्टोज ही क्या है, स्टार्च है, लेकिन उसका छोटा रूप है, इतना समझ सकते हो एक सिंपल देसी भाषा में। चलो फेरिंग्स मैंने बता दिया क्या कर रहा था, भोजन को भोजन नली में, और हवा को विंड नली में, श्वसन नली में भेजता है। श्वसन चल गया, हवा चल गया श्वसन नली में, और इंटर कर गया, भोजन इंटर कर गया कहाँ पर, पाइप नली में। कितना अच्छा काम कर रहा था ना वो, आपने डायग्राम जरूर देखा होगा उसको। सर अब इसोफेगस के बारे में बता दीजिए, भी भोजन नली क्या होती है। इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, भोजन नली। तो आपने देखा एक नली में भोजन जा रही थी, और एक नली में हवा जा रही थी। चलो बहुत अच्छा अपने स्ट्रक्चर देखा था, आपको बहुत पसंद भी आया होगा। हाँ सर, आपके देखो आपके लिए बहुत काम कर रहा हूँ, जितने मेरे पास सिस्टम है, जैसे जुगाड़ लग रहा है मैं लेकिन जुगाड़ मत बोलो, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर शायद मुझे ऐसा पढ़ा दिए होते तो मैं तो शायद कुछ और होता। लेकिन चलो, जो भी मेरे टीचर ने जो भी पढ़ाया, जो जनरेशन हम लोग का था, उस हिसाब से हम लोग सही पढ़े थे, तभी तो आज आपके समक्ष में टिक पाया हूँ। नहीं तो तुम मेरे पास कहाँ से आते, मेरे साथ इतने बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी देखता हूँ, मतलब 100, 150, 200 भी, 300 भी व्यूज आ रहे हैं वीडियो पर, कभी किसी किसी वीडियो पर। तो भी चैनल छोटा है, कम लोग हमें जानते हैं, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, तो बच्चे हमसे जुड़ेंगे बहुत लोग।
लेकिन जो भी देख रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं। किसी ने भी तो गलत कमेंट नहीं किया मेरे बारे में कि सर आपको नहीं पढ़ाने आ रहा, आप गलत बता रहे हो, आपका ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने भी तो कभी कुछ ख़राब फीडबैक नहीं दिया है। तो मैं यही मतलब मैं क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे हमसे क्या है, संतुष्ट है, वेरीफाई पूरा मतलब क्या है, ठीक है, बच्चे पढ़ के खुश हैं। अब देखो, मैंने बोला ईसोफेगस भोजन नली को बोलते हैं। मांसपेशी कहता कि देखो ये कैसे होता है ईसोफेगस। अच्छा, भोजन कैसे नीचे जा रहा था, भोजन कैसे नीचे जा रहा था, तो मैं थोड़ा आपको एक पीडीएफ से समझा दूँ, तो आपको जीएफ नहीं दिखाएंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको फटाफट समझाता हूँ आपको ये ईसोफेगस क्या है। इस पर थोड़ा ध्यान देना। मान लो आपको देखो ये जो श्वसन, जो जहाँ से भोजन जा रही थी फिर नली में आ रही थी ना, एक तो नली बंद, हवा चल गई, और एक में जो भोजन नीचे नीचे आ रहा था ना, धीरे धीरे धीरे, तो ये कैसे। अच्छा मान लो तुम सोचो, भोजन तुम ढकेलते हो क्या कि अपने आप नीचे जाता है ना, क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो जो मांसपेशियाँ होती हैं ये अपने आप ऐसे करती हैं कंट्रैक्शन का। देखो यहाँ फूल गई तो यहाँ पचक गई, फिर देखना यहाँ फूल गई तो यहाँ पचक गई, यानी इसको ये सिकुड़ के इसको प्रेशर देता है तो ये नीचे पर ढकल जाता है। फिर देखो यहाँ यहाँ फूला था फिर सिकुड़ गया, तो ये कंट्रैक्शन एक प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन। तो ये प्रकुंचन के कारण ही क्या होता है, ये आज तुम एनसीईआरटी पढ़ना तुमको मज़ा नहीं आएगा तो फिर मैं कहना कि सर कैसे बोल रहे थे। 12th वाले बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक है, बोलते हैं सर अब तो एनसीईआरटी पूरा चमक गया है। आपको भी देखना बहुत एनसीईआरटी के दिमाग में क्लियर मक्खन की तरह दौड़ेगा। आज पढ़ना इस लेक्चर को मेरे अटेंड करने के बाद। अब देख रहे हो कैसे सिकुड़ रहा है, पचक रहा है, तो भोजन नीचे जा रहा है। हाँ सर जा रहा है। वो डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो 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 कैसे जा रही है। देखना अभी तो स्टोमक में आ गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले स्टोमक के बारे में। देखो यहाँ पर एचसीएल देखो, ये देख रहा फूल रहा है, पचक रहा है ना। थोड़ा वीडियो बहुत फास्ट चल रहा है, नहीं तो आपको दिखाया था मैं, लेकिन देखना एक बार। हाँ देखो देखो, तो जो नली जा रही थी ना, वो जो नली था वही ईसोफेगस था, यानी भोजन नली वही है। अब भोजन कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। वहाँ पर देखना एसिड, बहुत सारा एसिड जा रहा है। देखो अब एसिड निकलेगा, एसिड देखो, एसिड गया, अब भोजन टूट गया। अम्ल निकलता है हमारे स्टोमक में, बहुत सारा अम्ल है, ऐसा अम्ल है कि अगर हाथ पर गिर जाए तो हमारा हाथ फट जाएगा, जल जाएगा। तो तुमको मैंने प्रश्न होगा सर तो फिर हमारा अमाशय क्यों नहीं जल रहा है, हमारा स्टोमक कैसे सुरक्षित है। तो हाँ है, ईश्वर ने इतना सिस्टम बनाया है सोच समझ के। ईश्वर की कलाकारी ऐसी है कि साइंस भी फेल है उसके आगे, साइंस भी नहीं कर पाएंगे जो ईश्वर ने करके दिया हम लोग को। तो आपके लिए मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ किसी चीज़ दिखाने में, तो बिल्कुल अब मैनेज करना, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ निकालने में टाइम लगता है, और वीडियो भी साथ साथ में रिकॉर्ड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे हो तो कंप्रोमाइज़ कर पा रहे होगे, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन बायो समझ में आ रहा है। ऐसा ही फीलिंग आएगा आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो तुम साइंस के लिए और मैथ के लिए बिल्कुल श्योर रहो। आपको एसएसटी में जो दम लगाना है लगाओ। मैं आपको एकदम 4, जो टॉपर बनते हैं ना बच्चे, टॉपर वाला स्कोर इस बार हम लोग करेंगे। ये मेरा इस बार लक्ष्य है, मेरा सपना है। तुम इस सपने को तुम पूरा करोगे। मैंने आपको जो उसका कर्म कुंचन हो रहा था, जो सिकुड़ रहा था, फूल रहा था, भोजन नीचे घसक रहे थे, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, पीडीएफ भी दिखाया। आप बिल्कुल समझ गए इस बात को। हाँ सर, ये इसे लिख भी लेना चलेगा। चलो, और ये अच्छे, ये जो उसका जो सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, यानी इसको बोलते हैं क्रमाकुंचक गति। आपको एनसीईआरटी में बात लिखा गया, आज पढ़ना आपको सारे बातें उसमें दिखेगा। अच्छा, एक जो गति हो रहा था, अपने आप सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, ये कैसा मूवमेंट, कैसा मास है, ये कैसी मांसपेशियाँ हैं। तो देखना ये स्मूथ मसल्स हैं, और एक ऐसा है, ये वॉलंटरी, ये हमारी इच्छा से नहीं होता है। एक बार तुम गर्दन के नीचे मान लो चॉकलेट निकल गया, अब तुम सोचना कि मेरा चॉकलेट वापस मुंह में आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि एक बार नीचे चल गया ना, अब वो नीचे ही जाएगा। तो क्योंकि हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और वहाँ क्या था, ऐच्छिक था। जिभ तुम अपने हिसाब से हिला रहे हो, डोला रहे हो। तो जिभ क्या है, टंग ऐच्छिक है, वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। वाह सर कैसे पढ़ाते हैं, पूरा टूट टूट से गया, मतलब एक भी कुछ बच नहीं रहा है इसमें कंसेप्ट। हाँ बच्चे, इससे कुछ ज़्यादा पढ़ाई होता भी नहीं है, तुम कहीं पढ़ के देख लेना, इससे कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता आपको, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब सर जो स्टमक में दिखाया था, स्टमक में भोजन गया, और उसमें भोजन क्या हो रहा था, पच रहा था। एक बार फिर से देख लो, वही पीडीएफ देख लो तो काम चल जाएगा स्टमक क्या होता है। तो मैं आपको स्टमक फिर से दिखा देता हूँ, देख लेना। ये स्टमक है, ये देखो पाइप से आ रही है भोजन, देख रहे हो ना, ये स्टोमक रहा है ये। अब देखना इसमें सीएल सिक्रीज हो रहा है। तो अमाशय क्या करता है भाई, अमाशय भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। सारा यही पेट है अपना, यही पेट है, इतना ही बड़ा पेट होता है। तुम समझते हो ना कि जो पूरा पेट है वो पेट नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ है, लीवर है, पेंक्रियाज है, ये छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ये अपना स्टोमक है, ये पेट है। यही खाना खाते तो फूल जाता है, तो लगता है पेट भर गया, स्टोमक फूल जाता है।
चलो स्टमक देख लिया आपने, हाँ सर देख लिया। तो स्टमक का आपको डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है डायग्राम? तो डायग्राम आप ये वाला बना सकते हो, ये वाला डायग्राम बना सकते हो स्टोमक का। देखो थोड़ा सा चित्र बनाते चलना, कहीं कहीं पे आपको मजा आएगा। ये स्टोमक है, ये वाला इतना हिस्सा, इतना ही हिस्सा स्टोमक है, तो बना लेना, अच्छा रहेगा। कहाँ से बनाओगे सर? बुक से भी बना सकते हो, हाँ बुक में भी दिया है, जहाँ से दिल जमता है वहीं से बनाओ। लेकिन छोटे छोटे हिस्सा, जैसे मैंने आपको स्टोमक पढ़ाया, जो जो पढ़ाया उसको तुम चित्र बना सकते हो वीडियो को। जो बच्चों में टैलेंट है तो चाहेगा तो इसोफिगस का, अपना टंग का, अपने सारे डायग्राम बनाना, आपको दिखना बहुत अच्छा दिखेगा। और श्वास नली का मैंने आपको 3 चित्र दिखाया था, वो तुम चित्र बना सकते हो। इसोफिगस का भी तुम चित्र बना सकते हो। देखो ये भी तुम डायग्राम बना सकते हो, बना लेना प्यार बच्चे, तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। ये भी तुम डायग्राम बना सकते हो इसोफिगस वाला, तीनों पार्ट बना देना। कैसे कैसे लगता है, कहीं भूलोगे नहीं। और देखो यहाँ ये स्टार्च है, बड़ा रूप है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसको माल्टोज बोला गया था, ये भी तुम बना सकते हो। तो तुम, मैं पूरा डायग्राम पीडीएफ दिखाता हूँ। ये तो लार चूता है ना जो तुमको सलाइवा, इसका तो मैं दिखा दिया था आपको। चलो अब स्टोमक के बारे में आपको दिखा दिया, आपने जीएफ देख लिया। अब स्टोमक क्या है? देखो स्टोमक के बारे में तुम क्या पढ़ोगे अब। स्टोमक का आकार कैसे होता है? जे ऐसा होता है, जे। देखो यहाँ बनाया हूँ, देखो ये देखो जे की तरह, जे शेप का होता है, जे शेप का होता है। और बड़ा अंग है, याद रखना, तुमसे कोई पूछा जाए कैसा अंग है, बड़ा अंग है, ये बहुत बड़ा होता है। जो भोजन इसमें प्रवेश करने पर फैलता है, भोजन गया तो पेट फूल गया, क्या फूलता है? स्टोमक फूलता है। यानी आमाशय फूल गया तो हम लोग बोलते हैं पेट भर गया, मैं पूरा पेट फूल गया। पेट नहीं फूलता है, स्टोमक है वो। तो स्टोमक फूल गया तो पेट लगता है फूल गया है। स्टोमक की मांसपेशियाँ दीवारों जो होती हैं भोजन को अधिक पाचक रस देती हैं। देखा तो उसमें पाचक रस आ रहा था, जिससे क्या हो गया, वो पूरा भोजन टूट रहा था। यानी ये डाइजेस्टिक जूस के साथ अच्छी तरह मिलाने में हेल्प करती हैं। पूरा भोजन गया उसमें, देखा अपने पूरा भोजन उसमें जाके उस पर एक केमिकल गिर रहा था, भोजन टूट जा रहा था। तो ये अपने डायग्राम में दिखा दिया हूँ, आपको पीडीएफ दिखा दिया हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें लिख लेना है, एक छोटा सा प्यारा सा चित्र बना देना है। अब बात करेंगे हम लोग, स्टोमक में ही होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सर ग्लैंड्स क्या होता है? पढ़ा दिया हूँ। ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कोई चीज़ को सिक्रीज करते हैं, जहाँ से कोई चीज़ बन के निकलती है, उसे ग्लैंड्स कहा जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से लार निकल रहा था। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है, तो ये गैस, ये क्या निकलेगा? कोई ये भी कुछ जूस निकालेगा, कोई इसमें से सिक्रीज होगा पानी जैसा। तो ये होते कैसे? देखो स्टोमक था ना, तो स्टोमक का दीवार पर जो ऐसी ऐसी संरचना थी, ऐसा ऐसा संरचना होती है, उसी को बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। इससे कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलते हैं, यानी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीज करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस। सर बातें तो ऐसे समय तो कुछ भूल नहीं पा रहे हम, तुम भूलोगे भी नहीं। अब देखना गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, इसमें ये 3 चीज़ चलेगा। ये 3, इसमें 3 काम, आपको 3 चीज़ इसमें पड़ेंगे। इसमें 3 रस मिलेंगे, 3 प्रकार के इसमें जूस मिलेंगे, इसमें आपको एंजाइम मिलेंगे। गैस्ट्रिक जूस में यानी जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम मिलेंगे। एक मिलेगा पेप्सिन, HCl, म्यूकस। सर म्यूकस का स्पेलिंग कैसा है? MUCUS, म्यूकस। एक बार यहाँ पे लिखता हूँ म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। म्यूकस का हिंदी होता है सेलेस्मा। ये तीनों का काम एक दूसरे से बटा हुआ है, पहले समझ लो, फिर बनाने दो, फिर फंस जाओगे कि ये तुमको कुछ नहीं बुझा रहा होगा अभी कैसा बात बने। जैसे थोड़ा समझा देंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे ना, फिर तुम बनाओगे तो वो क्या चीज़ है, फिर भूलना मुश्किल है। चलो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन मान लो कि एक नखरेबाज नटखट लड़की है, चाहे जो तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, बहन है, दीदी है, जो नटखट रहती है, कोई काम अकेला नहीं करती है बिना किसी से। जैसे मान लो तुम्हारी माँ बोलेगी बेटी ये सामान ला दो, तो बोलेगी नहीं साथ में इसको भेजो, छोटे भाई को बोलेगी, तो जब छोटा भाई जाएगा तो काम करेगी। तो बिल्कुल पेप्सिन जो होता है वो भी नटखट चीज़ है, अकेले काम नहीं करेगा। ये बोलेगा हमको भाई हमको एसिडिक अम्ल चाहिए, हमको जो भोजन चाहिए वो अम्लीय भोजन चाहिए। जब तक भोजन में अम्ल नहीं मिलेगा ये खाना को तोड़ेगा नहीं। लेकिन करते क्या है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन प्रोटीन को तोड़ेगा नहीं, इसको थोड़ा कहता है नहीं बहुत नखराबाज है, बहुत नखरीली है तो बहुत अच्छा एंजाइम, लेकिन बहुत नखरेबाज, तो इसको चाहिए अम्ल। अम्ल कौन देगा? HCl देगा। HCl भी कहाँ है? HCl भी कहाँ है? जठर रस में भी है। ये अम्ल इसको दे दिया। अब भोजन कैसा हो गया? अम्लीय माध्यम, भोजन में अम्ल मिल गया, भोजन अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया भोजन। अब ये अपना तोड़ तार के, तो तुमसे याद रखना है भोजन को
प्रोटीन को कौन तोड़ता है? पेप्सिन। पेप्सिन किसको तोड़ने का काम करता है? प्रोटीन का। भोजन में जो प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ता है। अपने पर भोजन में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं अपना, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें, फैट वाश, तो सबको तोड़ना, टूटेगा तब ना मिलेगा हमको ब्लड को। ब्लड भी बाद में उसको खींचेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो जितना उसमें प्रोटीन होगा इसका पहले तोड़ेगा। लेकिन एक नखरा है इसका कि भाई हमको ऑमलेट चाहिए तो ऑमलेट यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो, अब ऑमलेट तो आपको दिखाता स्टमक में स्क्रीज हो रहा था, बार बार निकल रहा था। तो मान लो कि ज़्यादा अम्ल होने पर तो मेरा अम्ल आमाशय जल जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा ये हमारा स्किन है, अगर यहाँ पर एक बूंद अगर हम गिरा दें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अगर एक बूंद यहाँ गिर जाएगा, पूरा मेरा मांस खदल जाएगा, पूरा मांस, समझो कि मेरा पेट वाला मांस क्यों नहीं खद रहा है, जो अंदर वाला ये क्यों नहीं खराब हो रहा है, ये क्यों नहीं जल रहा है, उससे क्यों नहीं ताश नहीं, उसका मतलब कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो देखो, उसको बचाने के लिए ईश्वर ने इसको भेज दिया है, सेलेस्मा को। ये क्या करता है सेलेस्मा? जैसे देखो, मान लो ये भोजन आया, यहाँ पर ये बहुत सारे सील आ गए, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेलेस्मा होते हैं, सेलेस्मा। अब सेलेस्मा इसमें मिलकर इसके थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं। जो बहुत बड़ा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये भी याद रखना, इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। प्रबल अम्ल है तो इसको थोड़ा नॉर्मल कर देता है, इसको मतलब उदासीन बना देता है ये सेलेस्मा। आमाशय की आंतरिक परत की रक्षा करता है, आंतरिक परत को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? म्यूकस। सर समझ गए? तो सर कभी कभी आपने सुना घर की पेट में अम्ल बढ़ जाता है, खट्टा ढकार आने लगता है, मतलब हिया जलता है, ऐसे बोलते हैं लोग, ही जल रहा है, तो क्या है? एसिडिटी है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आमाशय में HCl के उत्पादन, प्रोडक्शन में वृद्धि, ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होता है इसमें। तो क्या होता है, और इसे नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, अगर आमाशय में बहुत सारा HCl प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारे अम्ल बन जाएगा, तो एसिडिटी हो जाएगी। सर ठीक कैसे होगा? तो हम लोग दवा खाते हैं, एक गोली लेते हैं, जिस गोली को बुलाता है, दवा को, टैबलेट को बुलाता है एंटासिड में आप लोग कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले लेता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है? एंटासिड है। तो कोई भी ले सकते हो। वो क्या करता है, उसके एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। अब हम पढ़ने वाले छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? छोटी आंत। कहाँ से शुरू है मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी आंत कहाँ से शुरू है? देखो, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। बकल की बेटी, ये अपना इसोफिगस, जहाँ से भोजन आ रही थी, और यहाँ भी था एक श्वास नली था, विंड पाइप, वहाँ से हवा चल जाती थी। ये आ गया स्टमक में भोजन। यहाँ पर अम्ल स्वीकृत हो रहा है। ये इसके दीवार पर क्या है? इसके दीवार पर क्या है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो जूस निकालते रहते हैं। और बाय देश में ज़्यादा अम्ल हो गया तो उसको बचाने के लिए सेलेस्मा है हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, देखो यहाँ शुरू होती है। जैसे ही स्टमक खत्म हुआ, ये स्टमक यहाँ खत्म हो गया, अब ये थोड़ा दूर छोड़ के यहाँ से देखो ना, एक छोटी छोटी ये सब डायग्राम दिख रही है, ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत आपने देखा, छोटी आंत इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये छोटा नहीं है लंबा, लेकिन क्या है, देखो ये बड़ी आंत दिख रहा है कितना मोटा है, ये मोटा है पतला, इसीलिए मैं तो ये अपने देसी भाषा में बताता हूँ। इनका व्यास का अंतर है, ये थोड़ा ज़्यादा व्यास है उसका, इसका व्यास कम है। व्यास कम होने के कारण इसका छोटा आंत बोल दिया गया है, लेकिन है लंबा। चलो, तो आपको छोटी आंत पढ़ाने जा रहा हूँ। ये छोटी आंत में दिखाया, देखो ये आमाशय खत्म हुआ, और देखना ध्यान से, जहाँ पर ये स्टमक खत्म होती है, कुछ जब साइड कुछ दूर छोड़ के, तब शुरू हुआ था ना छोटी आंत। छोटी आंत के ऊपर क्या है? मान लो ये है लीवर। क्या है? लीवर। ये लीवर है। आप वहाँ से चित्र अच्छे से बना लेना, ये लीवर है। उसके नीचे क्या है? पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज है जो क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। और जहाँ पर स्टमक खत्म होता है, जहाँ से शुरू होती है, उसके बीच में एक मांसल चीज़ होता है, एक मांस पे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है जठर निर्गम संकोचक, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोरिक स्प्रिंकर पढ़ना इसको, SPHINCTER, टी साइलेंट है, स्प्रिंटर है, इसको स्प्रिंटर पढ़ेंगे। तो फाइलोरिक स्प्रिंटर संरचना है जो कहाँ होती है, इसका कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं। जहाँ पर एक मास, ये दोनों को कनेक्शन सपोर्ट दोनों के बीच में रहता है, ये इसका भी कुछ ना कुछ काम है, तभी तो दोनों के बीच में है। जैसे आपने देखा कि विंड पाइप और इसोफिगस के बीच में एक मास था जो खुल रहा था, बंद हो रहा था। तो खुल रहा था तो उसमें से एक तरफ चल जा रहा था हवा, और एक तरफ जा रहा था भोजन, इंटर कर रहा था। तो ये भी चीज़ है,
इसके बारे में जिसका नाम है, जिस जठर निर्गम संकोचक बोलते हैं, ये भी अप डाउन करते रहता है। ये छोटी आंत मैंने आपको दिखा दिया। चलो अब जठर निर्गम जो आपको बताया, जिसको क्या बोल रहे थे हम लोग, फाइलोरिक सिंक्टर बोल रहे थे। ये क्या है, जब स्टोमक से भोजन जब स्टोमक से भोजन उसमें जाता है तो यह मांसपेशी खुल जाती है और छोटी आंत में भोजन चला जाता है। यानी द्वार है, जब तक खुलेगा नहीं भोजन छोटी आंत में जाएगा नहीं। थोड़ा बच्चे हैं साइड में शोर गुल आ रहा है तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे, थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो कुछ भी, इसको तो ख़त्म करना ही आज। और खुल जाती है और छोटी आंत में भोजन चला जाता है और फिर ये फिर से बंद हो जाती है। चलो यानी ये खुलता है, जठर निर्गम समझ कर खुलते रहते हैं और वहीं से भोजन चल लेती है, छोटी आंत में भोजन प्रवेश कर जाती है। अब छोटी आंत क्या होती है देखना, ये छोटी आंत छोटी आंत में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। यानी अब देखो मैंने आपसे बोला क्या था, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, बकल कैविटी में, क्योंकि वहाँ पर लार निकल रहा था, सलाइवा, और सलाइवा क्या कर रहा था, प्रोटीन को तोड़ने थी, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। यानी भोजन पचना वहीं से ब्रेक डाउन शुरू हो गया था और छोटी आंत में आगे पूरा भोजन पचता है। ये भी याद रखना, छोटी आंत में कभी क्वेश्चन पूछता है भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। मैंने सर लीवर क्या करते हैं, जब लीवर में भोजन नहीं आता तो लीवर करते क्या है, पैंक्रियाज। तो देखो लीवर यानी इसका हिंदी होता है यकृत, इसका हिंदी क्या होता है, यकृत, और इसका हिंदी होता है अग्न्याशय। तो ये अग्न्याशय और यकृत क्या है भाई, इनके अंदर भोजन कभी भी नहीं जाता, याद रखना। सिर्फ ये छोटी आंत में पाचक रस, कुछ डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, पाचक रस छोड़ते हैं, जिससे भोजन क्या होता है, जो पाचक रस छोटी आंत में जाते हैं और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो याद रखना लीवर में पैंक्रियाज में भोजन कभी जाते नहीं है, बहुत बार कन्फ्यूजन है, इससे बच के रहना आपको। सर अब लीवर पढ़ा दीजिए। हाँ सर पढ़ लो। मैंने दिखा था लीवर एक बहुत बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा ग्लैंड, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, देखो ये स्टोमक है, भोजन तो इसमें जाता है ना, भोजन यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, कभी भोजन इसमें नहीं जाता है। और यही है तुम्हारा लीवर, यही है। और पैंक्रियाज भी देखो यहाँ पर है, ये अग्न्याशय ये है। तो ये भोजन, लेकिन यहाँ भाई यहाँ है, इसमें से कुछ रस इसमें जाकर मिल जाता है, इसमें से कुछ रस इसमें छोटी आंत में आता है, इसमें से भी रस छोटी आंत में आता है, अमाशय में नहीं आता है, छोटी आंत में रस जाता है, जो भी ये लोग पाचक का रस छोड़ते हैं वहाँ जाता है। तो चलो अब सारे बात समझा दिया हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है। यकृत में पूछेगा क्वेश्चन कि पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, तो कहना यकृत में, लीवर में। पित्तरस कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, यानी गल ब्लैडर में जमा होता है। पित्तरस भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। जो ये छोड़ते हैं ना ये लोग जूस, ये जो रस निकलता है इनसे, ये क्या करते हैं, भोजन को क्षारीय बनाते हैं। जो भोजन अमाशय से आता है, आ जाता है, तो अमाशय से भोजन क्या है, अम्लीय था भोजन, और उसको क्या बना देता है, ये क्षारीय बनाता है। अमाशय में भोजन कैसा था, अम्लीय था, उसको ये क्षारीय बनाता है। और देखो फिर अब एक तो आपने पढ़ा था पित्तरस क्या है, यानी तब में संयुक्त रहेगा ऐसे, पित्तरस क्या है भाई, बाइल जूस क्या होता है। देखो ये बाइल जूस करते क्या है, ये वासा को पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, 3 बार 4 बार मन में बोला है, सुनना ध्यान से। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो करते हैं बाइल जूस। ठीक है, तो पीडीएफ से मैं चित्र थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ, इमल्सिफिकेशन क्या होता है। देखो ये रहा इमल्सिफिकेशन, क्या है ये, मान लो ये बहुत बड़ा क्या है, एक फैट है, वासा है, इसको छोट में तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा भाई, तो बाइल सॉल्ट, यानी बाइल मतलब क्या हो गया, पित्त लवण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पित्ताशय में पाए जाते हैं, ये पित्त में पाए जाते हैं, पित्तरस में, बाइल जूस में पाया जाता है। ये क्या करता है, इतना बड़ा था, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है। इसी को बोलते हैं कि इमल्सन ऑफ टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंद में तोड़ देता है। बड़ा बड़ा फैट है, इसको छोटे छोटे तोड़ता है, इसी को बोलते हैं पाइसीकरण। समझ गए बच्चे, हाँ सर समझ गए। तो पाइसीकरण आपको चित्र भी दिखा दिया था, मैं दिखा, बड़ा सा चीज़ है, इसको छोटे छोटे हिस्से में बदल दिया। ये सारा डायग्राम ही मैं खुद से बनाया हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा कलरफुल था, यहाँ थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट है।
आगे चले सर। पता नहीं ये ख़त्म हुआ कि नहीं, बहुत, चलो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे लेक्चर जितना भी हो जाए। बस माउथ मेरा क्या है, दर्द कर रहा है, बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन करेंगे। जब बड़े वासा के गोले को छोटे छोटे वासा में बदला जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। बाइल सॉल्ट क्या है भाई? तो बाइल जूस में उपस्थित होते हैं बाइल सॉल्ट, क्या करते हैं तो भाई बड़े बड़े फैट को तोड़ते हैं। अब पेंक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हो, मैंने दिखाया था, थोड़ा डायग्राम आपको फिर से दिखाता हूँ। पेंक्रियाज कहाँ था? तो पेंक्रियाज थे आपका ये, देखना, देखो ये क्या है, श्वसन नली थी, फूड पाइप था, इसमें भोजन आता है। जब इसमें भोजन आता है तो इसको बोलते हैं एसिडिक काइम बोलते हैं इसको। जैसे भोजन आया था, इस भोजन को एसिडिक काइम बोला जाता है। देखना यहाँ लीवर था, लीवर क्या कर रहा है, देखो लीवर यहाँ से बाइल पित्त रस को छोड़ रहा है धीरे धीरे धीरे, और ये कहाँ जमा होगा, आके पहले पित्ताशय में जमा हो गया, गल ब्लैडर में जमा हो गया। अब यहाँ से, और देखो यहाँ पर तुमको देखो ये खोल काट के दिखाया गया है तो पूरा कवर है, पूरा पाइप जिससे कवर होता है, ये छोटियाँ था ये। और देखा यही संरचना जो है ना, देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्टमक खत्म हो रहा है और यहाँ से छोटियाँ शुरू हो रही है, और इनके बीच में एक संरचना होता है जिसको हमने बोला था आपको जठर निर्गम बताया था आपका, ठीक है, इसका नाम है। अब देखो यहाँ पर पाइप आपको छोटियाँ काट के दिखाया गया, इसमें से रस भी ये छोटियाँ इसमें चला आता है यहाँ से। अब ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है, यहाँ से जो छोड़ता है ना ये इसमें आकर, देखो यहाँ पर इसमें आके चला गया, तो बाइल जूस इसमें से आ गया। कहाँ से आ गया बाइल जूस? लीवर से। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ गया? पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ गया? यानी आग्नेयाशय रस कहाँ से आ गया? इसे आ गया। चलो कोई दिक्कत, चाहो तो बच्चों डायग्राम बना लेना यहीं पर, बहुत मजा आएगा आपको। जितना चित्र बनाओगे आपको 10 मिनट 5 मिनट समय लगता है, लगाओ, यही तो तुम्हारा खेलने, यही तो तुम्हारा खेल है। अब तुम बच्चे हो, बड़े हो गए हो, तुम्हारा खेल भी है कुछ मज़ेदार खेल होगा। अब भाई गुल्ली डंडा बैठ गए तो भाई छोटे छोटे लोग खेलते हैं, छोटे बच्चे खेला करते हैं। अब तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, तो बड़े खिलाड़ी अच्छे खेल खेलते हैं, ये सारे डायग्राम बनाएंगे, इस पर खूब अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, इसको दिमाग बंद मतलब ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे कि कभी बना सकते हैं। तो तुम बड़े खिलाड़ी हो, तो मजे हुए खिलाड़ी हो, तो तुम अच्छे, अब रिस्क वाला खेल खेलो, उसमें क्या है, बैट भाजना हो तो सब लोग करते हैं ना, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा करो, तुम स्पेशल खिलाड़ी हो। चलो मैंने पैंक्रियाज दिखा दिया था, उसका डायग्राम बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सब बातें लिखना है, पहले तो समझना है। यह अग्न्याशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करता है। कौन? पैंक्रियाज क्या करता है? अग्न्याशय रस स्रावित करता है। बाइल जूस कौन करता है? तब लीवर करता है। अब इसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे लीवर में भी कुछ वहाँ भी जूस उसमें एंजाइम थे, यहाँ भी कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एक था कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, जो लार में था। ये सलाइवरी एमाइलेज नहीं है, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। और वो क्या कर रहा था? वो प्रोटीन को तोड़ रहा था। सलाइवरी एमाइलेज किसको तोड़ रहा था? प्रोटीन को। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसको तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में हेल्प करता है। ये बातें सब लिख लो, जो पढ़ा दिया हूँ, सब चीज़ें आपको समझ पा रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये प्रोटीन का पाचन करता है, जो भोजन में प्रोटीन होता है उसको हेल्प करता है ये पचाने में। लाइपेज जो आपने देखा, इमल्सिफिकेशन देखा था आपने, जो वासा के छोटे छोटे ड्रॉप बन गए थे, उसको और ये इमल्सीकृत करता है ये लाइपेज। अब एनसीईआरटी पढ़ना मजा आ जाएगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पैंक्रियाज को, अग्न्याशय को ड्यूअल ग्लैंड क्यों बोला जाता है? ये डबल ग्रंथि कैसे हो गई है? क्योंकि देखना, ये क्या करती है, हार्मोन भी सिक्रीज करती है और पाचक रस भी करती है। कोई तुमसे पूछे कि अग्न्याशय को डबल ग्रंथि, दोहरा ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो चीज़ स्रावित, ग्रंथि क्या होता है, कुछ स्रावित करेगा, तो दो चीज़ स्रावित करता है। एक क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है और एक डाइजेस्टिव जूस करता है। और कैसा हार्मोन करता है? कोई तुमसे पूछे पैंक्रियाज कैसा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन। अब देखना, इंसुलिन कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। ये भी याद रखना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज, शुगर। नहीं सुना है, माँ को डायबिटीज हो गया है, पापा को डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है ना, शुगर, ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यहाँ ग्लूकोज लिखा हूँ, ग्लूकोज। और शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज क्या होता है, ये भी याद रखना। अब छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था। और छोटी आंत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी लंबाई 5 से 7 मीटर होती है। बहुत बार आपको देख लिया कितना कैसी थी छोटी आंत, आपको बहुत बार दिखा दिया हूँ। भोजन का पाचन अंतिम स्थान है। सबसे भोजन जाके कहाँ पच जाती है? भोजन पूर्ण से कहाँ पचता है? ये अंतिम प्लेस है। कैसा प्लेस है? लास्ट प्लेस है, जहाँ पे भोजन पच जाते हैं। ठीक है, ये बातें लिख लो। हाँ सर, चलो अब
ये भी नोट कर लो, सब पढ़ा दिया हूँ, अब इसमें कुछ नहीं बच गया। हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको आपको पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, अच्छा रहेगा। ये बना सकते हो, ये वाला चित्र बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाओ तो मैं तो पहले तो समझाता हूँ आपको PDF से। मेरे प्यारे बच्चे बाद में समय निकाल के जरूर बना लेंगे इसको, अच्छे बच्चे हो तुम। देखो छोटी आंत क्या है, ये छोटी आंत है, ये वाला देखो, ये क्या है, मोटा मोटा है ना, तो बड़ी आंत देखो, इससे बड़ा, ये छोटी बड़ी आंत मान लो यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन छोटी आंत यहाँ से ये 5 से 7 मीटर बहुत लंबी होती है, उतना आपको इसमें दिखाया नहीं गया है, 5 से 7 मीटर। अब देखो, अगर शुरू से मान लो यहाँ से थोड़ा यहाँ तक घुमा है, जो पीला कलर में दिख रहा है, जो पीला कलर में जितना दिख रहा है दूध, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इतना वाला हिस्सा को बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो बीच में घुमावदार है इसको बोलते हैं जेजेनम। क्या बोलते हैं? जेजेनम। और जो लास्ट में वाला है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। तो छोटी आंत कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला ड्यूडेनियम, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, इलियम। सबके बारे में लिख भी दिया हूँ, पढ़ लेना, लिख लेना, नोट्स बना लो। छोटी आंत के अंदर क्या होता है भाई? ये ग्लैंड्स होती हैं। छोटी आंत के भी अंदर ग्लैंड्स है, ग्रंथि हैं, वो भी आंत रस छोड़ती हैं। कैसा रस छोड़ती हैं? आंत रस छोड़ती हैं, जिसमें क्या होते हैं? उसमें भी एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है? पढ़ा दिया हूँ। बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को तेज करते हैं, रिएक्शन में हेल्प करते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं। अब इसमें क्या है देखो, अब कार्बोहाइड्रेट था, भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो भोजन के अंदर छोटी आंत में जितना कार्बोहाइड्रेट रहता है उसे तोड़कर पाचन करता है कौन? और पाचन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कौन करता है भाई? ये आंत रस। आंत रस में भी कुछ एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करें? 3 काम करेंगे। पहला काम करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट बचा, मान लो भोजन में कुछ बचा खुचा रह गया कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ देगा ये और ग्लूकोज बना देगा। लास्ट काम हो रहा है, यहीं में भोजन पूरा पच जाएगा। उसके बाद तुम क्या करते हो? सुबह सुबह वही होगा। फिर प्रोटीन, जो भोजन में मान लो बचा कुछ प्रोटीन बच गया है, उसको तोड़कर प्रोटीन को अमीनो अम्ल बना देगा, यानी अमीनो एसिड बना देगा। कौन? ये आंत रस, जो उसमें एंजाइम है, आंत रस में जो एंजाइम है वही ऐसा काम कर रहे हैं। तीसरा काम करेंगे, जो फैट में होगा, इस फैट को वासा अम्ल में कन्वर्ट करके फैटी एसिड बना के और ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देंगे। ये काम कौन कर रहे हैं? आंत रस में जो एंजाइम छिपा हुआ है वही। चलो, अब क्या होगा? अब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा। ये मान लो छोटी आंत को मैं थोड़ा सा फिगर दिखाया हूँ, और देखना इसमें कौन हेल्प करता है। इसमें एक दीर्घरोम होता है, जो भिलाई, जिसको हम लोग भिलाई या विलियस बोलते हैं। तो भिलाई जो होता है, देखो नहीं, ये उंगली ऐसा मैंने बहुत सारा उंगली खड़ा कर दिया, तो ऐसा उंगली नुमा इसका संरचना होती है, इसको बोलते हैं दीर्घरोम। दीर्घरोम छोटी दीवार में मौजूद होती है, जो उंगली जैसी प्रवर्ध होती है, जिसे हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है। और दीर्घरोम भोजन मान लो भोजन पच गया, ठीक है, भोजन पच गया, ये लो, ये भोजन पच गया। अब भोजन पच गया तो एनर्जी है सब, ये किस में मिलना चाहिए? खून में मिलना चाहिए, ब्लड में मिलना चाहिए। तो ब्लड में मिलने में यहाँ पर उसके लिए जगह प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है कौन? भिलाई, दीर्घरोम। तो दीर्घरोम क्या करते हैं? सतह प्रदान करते हैं, ताकि ब्लड आएंगे पूरा, इसमें से सारा विटामिन चुरा के पूरा खींच के ब्लड, और पूरा शरीर में ब्लड इसको दौड़ाएगा। कुछ कट नहीं ना गया था बच्चों? नहीं सर, कट नहीं था, मैं फिर से दिखा दिया हूँ। अब चलो यहाँ से आना है। और जो भोजन पच गया, अवशोषित भोजन कर लेते हैं ब्लड। और दीर्घरोम में क्या होता है? पहले दीर्घरोम क्या करे? पूरा भोजन का पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब दीर्घरोम में क्या आएगा? ब्लड वेजल्स है। दीर्घरोम में क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेजल्स, यानी रक्त नलिका, रुधिर नलिका, रुधिर वाहिका, ऐसा समझ लो, पाइप पाई जाती है, ब्लड की रेसाएं पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? जिससे पचा हुआ भोजन को अंदर उसमें चला जाता है ब्लड में, और ब्लड क्या करती हैं? ब्लड वेजल्स क्या करती हैं? शरीर के सारे कोशिकाओं को जितना जितना एनर्जी चाहिए ब्लड पहुंचा देता है। ब्लड बहुत अच्छा चीज़ होता है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, एक फ्लूइड टिश्यू होता है, तरल ऊतक होता है। ब्लड भी क्या है? फ्लूइड टिश्यू है। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बिना, अब मान लो जो जिसको ब्लड खींच लिया, जो नहीं खींचा पाया, तो सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? बाथरूम जाते हैं ना भाई, लेटरिन करते हो कि नहीं? वही निकल जाता है। तो चलो, अब उसका काम कौन करेगा? तो उसमें मान लो जो कुछ थोड़ा पानी वानी बच गया है, पानी से हम थोड़ा लेटरिन थोड़ी ना करते हैं, हम लोग थोड़ा सॉलिड रहता है, तो जो उसमें जितना पानी वानी बच जाता है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है कौन? बड़ी आंत। तो लिख दिया हूँ, बड़ी आंत क्या करता है? जिसको हम बृहदान्त्र बोलते हैं। जितना उसमें पानी रहता है, वो तो बड़ी आंत की दीवार क्या करती है? उसके पानी को पूरा ऑब्जर्व सोख लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं, और बचा हुआ जो सामान है वो गुद्दा के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। एनस सबसे लास्टी द्वार है। अब देखो, एनस क्या है? अन्य पदार्थ को मलाशय, एनस को मलाशय बोलते हैं, या मल द्वार भी बोलते हैं।
और गुदा दबाने वाली यंत्र के द्वारा। अच्छा, कभी कभी देखता हूँ, मान लो बाथरूम करते हो तुम, मान लो लेटरिन, तो कभी आपको जोर लगाना पड़ता है तब खुलता है ना। देखो कोई बच्चा इसको दिल पे मत लो, ऐसा नहीं बोला सर आपको ऊपर गंदा चीज़ पढ़ा रहे हैं, बुरा चीज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं समझना। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कभी कभी मान लो देखते हैं कोई बच्चा मतलब खुद आपने भी किया होगा, हमने भी किया है। जैसे मान लो खुद मैं, चलो अपने पहले लेता हूँ, तुमको बुरा नहीं लगेगा। मान लो कभी कभी बाथरूम करते तो कभी बाथरूम ऐसे ही अचानक से खुल के मतलब बाहर नहीं निकल जाती है, थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ता है। तो जब जोर लगाते हो ना, तो यहाँ पर कुछ रेक्टम, देखो एनस, आखिरी हिस्सा एनस जिसको मलद्वार बोलते हैं, से निकलता है मल, और रेक्टम, उसके बीच में जो ये मांस जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक, इस यही पार्ट जो है खुल जाता है जब आप प्रेशर करते हो, तो जो बाकी चीज़ें निकल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं, पहले थोड़ा पढ़ा दो नोट्स आपको। जो गुद्दा दबती है, एनस क्या होता है, एनस के से तो निकलता है मलद्वार है, लेकिन कहता है कि जो एनस और गुद्दा दबाने वाली यंत्र की मदद से भोजन गुद्दा द्वार से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एनस तथा रेक्टम के बीच, ये कहाँ पाए जाते हैं, एनस तथा रेक्टम के बीच वाली जो संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनल स्पिंक्टर बोलते हैं। एक और स्पिंक्टर अपने वहाँ पढ़ा था, यहाँ पर क्या है, एनल स्पिंक्टर है। जैसे वो कहाँ था, वो आपको छोटी आंत और इसके बीच में क्या बोलते हैं, छोटी आंत और अमाशय के बीच में जो संरचना था, उसको क्या बोल रहे थे आप, जठर निर्गम। और ये जो है, जो खुलता था तब छोटी आंत में भोजन जाता था, ये जब खुलता है ना, ये वाला संरचना, ये खुलता है तो भोजन, जो लेटरिन है, जो इंसान बाहर निकलता है, ये नहीं खुलेगा तो ये प्रेशर लगाने से खुलता है। तो ये छोटी सी संरचना, उसको आप फील कर सकते हो कि अब हमारे शरीर का हिस्सा है, तो हम बिल्कुल जानते हैं, कोई गंदगी नहीं है। अपने बारे में पढ़ रहे हो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो कभी, तो डॉक्टर को सब कुछ जानकारी होती है। चलो अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाघ की छोटी आंत क्यों होती है और जो शाकाहारी होती है उसकी बड़ी आंत क्यों होती है। तो देखो छोटी आंत वाले जो बड़ी आंत, छोटी आंत, देखो बाघ की छोटी आंत छोटी क्यों होती है और शाकाहारी की छोटी आंत बड़ी क्यों होती है। जैसे बकरी की छोटी आंत लंबा होता होगा और बाघ का छोटा बहुत छोटा होता है, बिल्ली का छोटा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि देखो छोटी आंत वाले जो जीव घास फूस खाते हैं, हरा चीज़ खाते हैं, और हरे चीज़ में पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का पचाने के लिए भाई लंबी आंत की आवश्यकता होती है। इसीलिए शाकाहारी के जीवों की छोटी आंत लंबी होती है, मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब चलो दांत खराब होता है, हम लोग का दांत खराब क्यों होता है भाई। तो देखो दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है इसे हम लोग इनेमल बोलते हैं, और ये सबसे कठोर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे परत क्या है, इनेमल है। और सबसे कठोर पदार्थ इनेमल क्या होता है, सबसे कठोर होता है। चलो जब अब खराब के दांत क्या होता है, जब हम मीठा मीठा सामान खाते हैं, रात में ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो सब मीठा मीठा सामान हमारे दांत में फंस जाते हैं और हम बिना ब्रश किए सो जाते हैं प्रतिदिन। तो धीरे धीरे देखना आपके दांत में पीला पीला बनने लगता है। वो पीला पीला क्या है, प्लॉक है। क्या है, प्लॉक है। और क्या है वो, और उस प्लॉक पर क्या है, जो प्लॉक है, जो बैक्टीरिया की परत कहलाती है। जो पीला पीला है ना, बैक्टीरिया की परत है। और बैक्टीरिया क्या करती है भाई, जब उसको वहाँ पर मीठा मीठा सामान मिलता है तो वहाँ पर अपना काम शुरू करता है और वहाँ पर एसिड छोड़ने लगता है। और एसिड छोड़ते छोड़ते क्या होता है, अपना दांत हमारे देखना, दांत काला पड़ने लगता है, दांत में सड़न होती है, लास्ट में मसूरा, लास्ट में तो कितना दांत तोड़ने पड़ जाते हैं, पूरा बहुत दर्द होती है, बहुत। भगवान ना करे किसी की दांत का पीड़ा हो, बहुत मुश्किल होता है। मेरे को तो नहीं वाले कि मेरी माँ को अक्सर हुआ करता है, माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है, रोने लगती है, दवा ला कर देते हैं, फिर भी क्या करोगे, माँ का दांत बचा भी नहीं है, सारे दांत खराब हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ब्रश पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या करोगे, 2 बार ब्रश करोगे, एक बार सुबह सुबह करोगे, एक बार सोने से पहले। आज सब लोग कसम खा लो, आज सब लोग एक बार विद्या छू जाओ कि जब जब तुमको रात में याद आ जाएगा तुम ब्रश करोगे। तुम लोग विद्या छू लो कि जब जब रात में आपको याद आएगा सर का बात, तुम लोग एक बार ब्रश जरूर कर लोगे। तुम्हारा दांत बहुत अच्छा चीज़ है, सारे भोजन को तोड़ने में यही काम करता है। चलो अब कुछ प्रश्न आंसर कर लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में कौन सा भाग एसीएल कौन छोड़ रहा था, बताओ जल्दी से। लीवर, स्टोमक, पैंक्रियाज, इसोफिगस। तो आपका आंसर क्या होगा सर, स्टोमक। पहले आंसर तुम करोगे फिर मेरा वीडियो देखोगे, पहले वीडियो रोक देना है, क्वेश्चन खुद से करना है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध पित्तरस से संबंधित सही है, पित्तरस के लिए, बाइल जूस के लिए कौन सही है। तो बाइल जूस क्या करता है भाई, यकृत से निकलता है, बहुत अच्छा बात है। वासा का पैसीकरण करने में हेल्प करता है, अच्छी बात है। लैपेज क्रिया में भोजन को क्षारीय करता था, एल्कलाई बनाना था, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, 2013 में 23 में पूछा गया है। छोटी आंत में कि यकृत में कि अग्नाशय में कि ग्रहणी में। तो तुम कहोगे सर यकृत में। पित्तरस कहाँ पर, पित्ताशय में जमा होते हैं।
और सिक्रीज कहाँ से होते हैं? तो लीवर में। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की बनी होती है? 9th का क्वेश्चन है। जब पूछा गया था बच्चे हमसे आके लड़ रहे थे तो मैंने बोला तुम 9th नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन करा दिया हूँ। सेमी पेरिमीबल होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो सेमी पेरिमीबल होता है। जो मेरे बच्चे 9th पढ़े वो तो बता पाएंगे। दर्द एटीपी का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो ये पूछा गया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो रंध्र का छिद्र मैंने आपको पढ़ाया था, इसको खुद से करोगे तुम। तो हिंट्स दे दिया हूँ, द्वार कोशिका से होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड सेल। चलो 7वां क्वेश्चन क्या आपके पास? सारे क्वेश्चन 2-23 में, सब 23 में पूछा गया, सब 23 में। इतना क्वेश्चन पूछा था, समझो तुम ये मेरा चौथा शायद लेक्चर देख रहे हो। 4 लेक्चर देखने के बाद तुम समझो कि 10 नंबर का मालिक बन चुके हो बायो वाले विषय में। समझो जब आपको पूरा पढ़ाएंगे तो तुम कितना तहलका मचाओगे। चलो अब सवाल क्या है? निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा है? तो देखना लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लैम्डा इसका सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। स्टार्च की जांच की उपस्थिति किसके लिए होता है? तो याद रखना आयोडीन का घोल चाहिए। किसका घोल चाहिए? आयोडीन का घोल चाहिए। तो छठा क्लास में पढ़ा होगा आपने। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर कि प्रकाश की मात्रा पर? ए बी दोनों पर। तो ए बी दोनों हो जाएगा। मशरूम, जब गोबर छाता लिखा था ललचा और घबरा गया, तो गोबर छाता को मशरूम बोलते हैं। मशरूम क्या है? तो एक मृतपोषी है कि परजीवी है कि स्वपोषी? तुम जानो, क्या जानो। तुमको करना है कि मशरूम कैसा पोषण करता है, मशरूम में कैसा पोषण है, तो तुम इसको आंसर करोगे। 10 नंबर तुम्हारा होमवर्क है। SW लास्ट ऑप्शन एक सवाल है। भाई फंजाई में कैसा पोषण होता है, तुम करोगे नहीं? पढ़ा करेंगे हम। 12 भी तुम्हारा होमवर्क है। अभी पढ़ाया था दांत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तुम जानोगे। क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है भाई? क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है, तुम जानोगे, पढ़ा दिया गया है सब। ये हरे रंग का ग्रीन पिगमेंट होता है। पित्त क्या होता है भाई? पित्त क्या है? मानव में पाचन में से क्या? ये देखो लिखने वाला सवाल है। अभी पढ़ा था ना बाइल जूस क्या होता है, इसका मानव आहार में पाचन में कैसा है, इसका हेल्प कर रहा था। इसके बारे में लिखना है। लिख पाओ तो लिख लेना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। मैं दिखाया हूँ कि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। मृजीव पोषण क्या है, कर सकते हो आंसर क्वेश्चन। लिखने वाला सब है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? फिर अब आ गया ऑब्जेक्टिव 18 नंबर से। मनुष्य के आहार नाल का मेयोसिस अंग कौन है? तो मैं आपको पढ़ा था अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। इंसुलिन की कमी से कौन सा इंसुलिन नामक हार्मोन की कौन सा रोग होता है? अभी जस्ट कराया गया था पहले, इसका तुम आंसर तुम करोगे। HCl क्या है? HCl भाई एक एसिड है, परवल एसिड है। वे सारी क्रियाएं जिनके जीवों द्वारा अनुरक्षण कार्य होता है, क्या कहलाता है? तो ये लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, ग्रसनी का? देख के बताना किसका भाग है ये। तो तुम देख पाओगे तो वहाँ तुमको मिलेगा। देख लेना है किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है। ये होमवर्क है, छूट जाएगा तो हम इसको अगले में करा देंगे। डायग्राम में सब मिल जाएगा, डायग्राम का चीज़ है वो। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? सबसे लंबा पूछेगा तो छोटी आंत। कुडपाद किसमें पाया जाता है भाई? अमीबा में। 24 का हो जाएगा। चलो चलो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना। सारे होमवर्क हो गए, यहाँ से सारे होमवर्क हैं, तुम करके रखना। मेरे सारे प्यार बच्चे कर लेंगे। जहाँ मुश्किल है तो मैं खुद से कर दिया हूँ। एक बार फिर से दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चन कट रहा था सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको आपको इतना मजा होगा। सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए गए जो बोर्ड में पूछा गया था। तो बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करके रखना, इसको बना कर रखना। हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। और हो सकता है कि जो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, आपका आज का होमवर्क क्या है सर, हमको NCERT में क्या करना है। तो आपको NCERT सब खेलना है। अब NCERT को मजाक बना देना है। NCERT कुछ नहीं, छोटा सा मजाक बन जाएगा आपके लिए। अब कैसे? ऐसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आज फिर दोबारा एक बार रिवाइज करना है। यहाँ से एक्टिविटी जरूर पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसको फिर इसको पढ़ लेना है पूरा पूरा। सारे जो पढ़ना पूरा पढ़ा दिया गया है।
और इसको अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। दंत क्षरण के बारे में दिया है कि यह भी जानना है तो इसको नोट्स में अपने खुद से लिख लेना, ये पूरा बात जितना लिखा है लिख लेना। अब इनका प्रश्न अभ्यास भी तुम खुद से कर सकते हो चाहोगे तो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, इतना एबिलिटी अब में हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।